एनिमे की स्टार्टिंग में हमें आइमू दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अकेला लड़का होता है और उसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग चल रही होती है। वो ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था और उसका कोई खास दोस्त भी नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी अचानक से बदल जाती है जब एक पागल मर्डरर उसकी जान ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद भी एम्यू वापिस से जिंदा हो जाता है। एक रात एम्यू किसी काम से स्टोर गया होता है, तभी उसकी नजर एक सिल्वर बालों वाली लड़की पर पड़ती है जिसका नाम हेल्थ होता है और वो बाहर अकेली बैठी होती है। एम्यू उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है जैसे कोई जोकर हो। फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद हेल्थ उसके पास आती है और अपने नोटपैड की मदद से उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे दोनों की बात काफी अच्छी होने लगती है और एम्यू को भी उसके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद एम्यू हेल्थ के लिए एक कोरक्यूट बाय करता है और फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए एम्यू को अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उधर देखता है तो एक घर की खिड़की पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसको याद आता है कि सिटी में एक डेंजरस सीरियल मर्डरर घूम रहा है। लेकिन पुलिस को बुलाने की जगह एम्यू खुद ही हीरो बनने के लिए घर के अंदर चला जाता है। वो अभी घर के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी कोई अचानक से उसके पीछे से सोड अटैक कर देता है और एम्यू वहीं पर मर जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद एम्यू की अचानक से आंख खुलती है और वो खुद को सिमेट्री में पड़ा हुआ पाता है, जहाँ पर हेल्थ उसके पास बैठी होती है। एम्यू उससे पूछता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, जिस पर हेल्थ उसको बताती है कि वो एक नेक्रोमैंसर है और उसने उसको ज़ॉम्बी बनाकर वापस से जिंदा कर दिया। ये सुनने के बाद एम्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन हेल्थ उसको शांत करती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे कभी भी इंसानों का ब्रेन खाने नहीं देगी। उसके बाद एक मंथ का टाइम स्किप हो जाता है और अब हेल्थ एम्यू के घर में ही रह रही होती है। एम्यू उसका ख्याल रखता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, क्योंकि अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे थे। दूसरी तरफ एम्यू हर रात सिटी में घूमकर उस सीरियल मर्डरर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एक रात एम्यू सिमेंट्री में अकेले ब्रेक ले रहा होता है, तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चैनसो होता है। उसको देखते ही एम्यू को लगता है कि सैसी वही मर्डरर है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम हराना होता है, वो उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और बीच में मत आओ। एम्यू अभी कुछ समझ नहीं पाता, तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बियर आ जाता है और वो सीधा एम्यू पर अटैक कर देता है। लेकिन हराना बिल्कुल भी नहीं डरती और तुरंत हवा में जंप करके अपने चैनसो से बियर और एम्यू दोनों को एक साथ दो टुकड़ों में काट देती है। उसके बाद वो मोस्टर अचानक से गायब हो जाता है और हराना खुश होते हुए खुद को कांग्रेचुलेट बोलने लगती है। तभी नीचे पड़ा हुआ एम्यू उससे बात करता है, जिसे देखकर हराना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत एम्यू से पूछती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिस पर एम्यू उसको बताता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसके बाद एम्यू हराना से उसके बारे में पूछता है और हराना बताती है कि वो एक मैजिकल गारमेंट गर्ल बनने की ट्रेनिंग ले रही है। फिर वो एम्यू को बताती है कि जो बड़ा बियर अभी उसने मारा था वो असल में एक इविल मोस्टर था, जिसे मैग्लो कहा जाता है। उसके बाद हराना एम्यू की मेमोरी को इरेज करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसके बारे में बहुत ही कुछ जान चुका था। लेकिन अचानक उसकी पावर काम करना बंद कर देती है और उसके कपड़े भी गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर हराना जोर से चिल्लाने लगती है और एम्यू को लात मारना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर के बाद हमें एम्यू दिखाई देता है, जो कि वापस से रिकंस्ट्रक्ट होकर अपने लिविंग रूम में बैठा होता है। उसके साथ हेल्थ और गुस्से में बैठी हरुना भी होती है, जो बताती है कि अब मैं अपनी पावर वापस आने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अपॉर्चुनेटली जब हरुना ने एम्यू पर अपनी पावर यूज करने की कोशिश की थी, तब एम्यू ने गलती से उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। इसलिए अब एम्यू को हराना के साथ रहना पड़ेगा जब तक कि उसकी पावर वापस करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता। उसके बाद हरुना एम्यू से उसके फोन मांगती है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने पहले कभी फोन नहीं देखा होता है, क्योंकि वो एक मैजिकल वर्ल्ड से आई होती है। फिर एम्यू उसको समझाता है कि फोन कैसे काम करता है, जिसके बाद हरुना अपनी हेड टीचर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ सिटी में एक मैग्लो ह्यूमन डिस्ग्यूज में हरुना को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी पावर को सेंस कर लिया था। अगले दिन स्कूल के बाद एम्यू वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी होने की वजह से वो और ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह सकता था। तभी वो डिस्ग्यूज्ड मैग्लो एम्यू के पास आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हरुना की पावर थी। फिर वो मैग्लो एम्यू के पास आकर कहता है कि मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर एम्यू बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेकअप वाला क्रीपी बूढ़ा उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वो डिस्परेटली खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी हरुना वहाँ पर आ जाती है और वो एम्यू को बताती है कि ये सस्पिशियस आदमी असल में एक मैग्लो है। इतना कहने के बाद वो मैग्लो अपना असली फॉर्म ले लेता है और एक बड़े से क्रोफिश मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हरुना मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है, क्योंकि अब उसकी पावर एम्यू के पास थी। ये देखकर मैग्लो हरुना पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एम्यू तुरंत उसके सामने शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद मैग्लो अपना क्ला मिसाइल की तरह उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन एम्यू अपने हाथ से उस अटैक को पकड़ लेता है। फिर उस मोस्टर को पंचेस मारना स्टार्ट
कर देता है और उसको उड़ा देता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। जब मैग्लो वापस खड़ा होता है तब हारूना कर्टन से खुद को कवर कर लेती है और अमियो से कहती है कि अगर तुम्हें इस मोस्टर को हराना है तो तुम्हें मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म होना होगा। अमियो को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन हारूना उससे कहती है कि मरने के बाद पब्लिक ओपिनियन कोई मैटर नहीं करेगा। जिसके बाद अमियो उसकी चेंसो उठाता है और उसके साथ इनकार्नेशन रिपीट करने लगता है। जैसे ही अमियो ट्रांसफॉर्म होता है वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो थिंकिंग सॉक्स, पिंकी फ्रेली ड्रेस और बोनेट पहनकर ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरी तरफ वो मैग्लो मोस्टर अब भी एमयू का मजाक उड़ाने लगता है और उसको अजीब मिस्टेक बोलकर चिढ़ाने लगता है। ये सुनने के बाद एमयू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सीधा मोस्टर पर अटैक कर देता है। फिर वो मैग्लो को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो सीधा खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। इस वजह से बाहर मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उसके बाद एमयू हवा में ही उस मैग्लो को फिनिश कर देता है और फिर नीचे जमीन पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग उसको देखते हैं वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एमयू एक मैजिकल गर्ल वाली ड्रेस पहने हुए होता है। एमयू सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स उसकी फोटो से लेने लगते हैं। तभी हारूना और ज्यादा सिचुएशन खराब कर देती है और सभी को बताती है कि एमयू एक मैजिकल गारमेंट गर्ल है। ये सुनने के बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एमयू तुरंत हारूना की पावर का यूज करता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मेमोरीज इरेज कर देता है। इस तरह उसकी इज्जत और सोशल लाइफ दोनों बच जाती है। उसके बाद एक वीक का टाइम स्किप हो जाता है और लंच ब्रेक के टाइम एमयू हारूना का बनाया हुआ बेंटो खोल कर देख रहा होता है, लेकिन वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एग ही एग होते हैं। तभी उसका दोस्त ओरिटो भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी इतने सारे एग को देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है। एमयू उसको बताता है कि वो अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एग को खा रहा है। फिर जैसे ही एमयू एग को खाता है तो उसको उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ओरिटो को लगता है कि एमयू बस ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो भी एग्स को टेस्ट करता है, लेकिन एग्स को खाते ही वो भी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका टेस्ट सच में बहुत ही मस्त होता है। फिर वो एक्साइटेड होकर बाकी क्लासमेट को भी इस सेफ्टी फूड के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में सब लोग एमयू का लंच खा जाते हैं। उस रात जब एमयू घर वापस आता है तो हारूना उसे अपने खाने का रिव्यू मांगती है, जिस पर एमयू उसको बताता है कि अगर वो एग्स के अलावा कुछ और बनाना भी सीख ले तो फ्यूचर में एक अच्छी कुक बन सकती है। ये सुनने के बाद हारूना उससे कहती है कि तुम बहुत ही रूड हो। फिर वो एमयू से डिनर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसको एमयू के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद एमयू एक बहुत ही टेस्टी डिनर बनाता है। खाने को देखते ही हारूना के मुंह में पानी आने लगता है, जैसे उसने बहुत ही टाइम से कुछ खाया ना हो। एमयू उससे कहता है कि इतना मत देखो वरना मेरा एपिटाइट खराब हो जाएगा, लेकिन तभी हेल्थ उससे सेकंड सर्विंग मांग लेती है, जिसे देखकर एमयू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हमेशा की तरह अपने मन में ही इमेजिन करने लगता है कि हेल्थ उससे नॉर्मली बात कर रही है। एमयू के फेस की अजीब स्माइल को देखकर हारूना भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो सभी आराम से डिनर कर रही होती है, तभी अचानक से एक लड़की उनके टेबल पर आ जाती है। फिर वो लड़की एमयू से कहती है कि मुझे भी खाना खिलाओ। हैरानी की बात ये होती है कि एमयू उसको देखकर ज्यादा शॉक नहीं होता और नॉर्मल तरीके से उसको भी खाना देने लगता है। कुछ देर के बाद सभी प्लेट्स खाली हो जाती है। उसके बाद हारूना उस लड़की से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। ये सुनने के बाद एमयू बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि सैसे हेल्थ या हारूना की फ्रेंड होगी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि दोनों में से कोई भी उस लड़की को नहीं जानते तो एमयू उसके बारे में पूछता है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम सार्फिम है और वो एक वैम्पायर निंजा है। साथ ही वो बताती है कि उसको हेल्थ को वापस से अपने विलेज ले जाने का मिशन दिया गया है। ये सुनने के बाद हेल्थ तुरंत अपने नोटपैड पर लिखी हुई अमियो से कहती है कि इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन अमियो उससे कहता है कि मैं किसी वैम्पायर से पंगा नहीं लेना चाहता। फिर भी हेल्थ बार बार उसको सराफिन को बाहर निकालने के लिए कहती रहती है। तभी सराफिन अमियो से पूछती है कि तुम्हारा हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है। ये सुनते ही अमियो खुद को उसका गार्डियन बताने लगता है और अपने मन में फिर से अजीबो अजीब बातें इमेजिन करने लगता है, लेकिन हेल्थ तुरंत उसकी बात को सही करती है और बताती है कि अमियो असल में उसका सर्वेंट है। उसके बाद सराफिन हेल्थ से कहती है कि तुम मुझे भी अपना सेकंड सर्वेंट बना लो, लेकिन हेल्थ उसकी बात को मना कर देती है और कहती है कि मेरे लिए एक सर्वेंट ही काफी है। फिर सराफिन खुद को अमियो से ज्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल बताने लगती है। ये सुनने के बाद अमियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि कम से कम मेरे घर में तो मेरी रिस्पेक्ट करो यार। लेकिन सराफिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम जैसे बेवकूफ इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। उसके बाद वो अमियो को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन अमियो उसे फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। फिर सराफिन उससे कहती है कि इस मैटर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हेल्थ को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि तुम कितने वीक हो। आखिर में अमियो को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद वो सभी सिमेंट्री में आ जाते हैं, जहाँ पर हारूना उनकी फाइट को देखने के लिए खड़ी हो जाती है। फाइट स्टार्ट होने से पहले सराफिन अमियो को बताती है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी सॉफ्टी बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि अमियो एक ज़ॉम्बी है। इतना कहने के बाद वो पार्टो की मदद से एक वेपन बना लेती है और सीधा अमियो पर अटैक कर देती है। अमियो मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर एक बार जब अमियो नीचे गिरता है तब सराफिन अपने वेपन से एक
पर जब अमीऊ नीचे गिरता है तब सराफिम अपने वेपन से एक हेडस्टोन को आधा काट देती है। ये देखकर समझ में आ जाता है कि उसकी पावर कितनी डेंजरस है। तभी अचानक सराफिम गायब हो जाती है और अगले सेकंड अमीऊ के पीछे अपीयर होकर उन पर अटैक कर देती है। अमीऊ फिर से नीचे गिर जाता है और सराफिम उसको वीक बोलकर उन पर लगातार अटैक करती रहती है। दूसरी तरफ हराना ये सब देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। कुछ देर के बाद सराफिम अपना वेपन सीधा अमीऊ के चेस्ट में घुसा देती है, लेकिन अमीऊ उस वेपन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब मेरी बारी। सराफिम को समझ नहीं पाती और उससे पहले अमीऊ उसको हेडबट मार देता है, लेकिन उसको शौक तब लगता है जब सराफिम की बॉडी अचानक से एक लड़की में बदल जाती है। फिर उसकी असली बॉडी आसमान में विंग्स के साथ दिखाई देती है। उसके बाद सराफिम हवा में से एक पावरफुल अटैक करती है और उसको पूरा यकीन होता है कि इस बार अमीऊ हार जाएगी, लेकिन अमीऊ भी हार मानने वाला नहीं होता और अपना काटा हुआ हाथ बूमरैंग की तरह उसकी तरफ फेंक देता है। वो हाथ सीधा सराफिम को लगता है और वो आसमान में नीचे गिर जाती है। उसके बाद अमीऊ हीरो वाली स्पीच देने वाला होता है, तभी अचानक से एक थ्रोइंग स्टार आकर सीधा उसके सर पर लगता है। इतनी फाइट होने के बाद आखिर में सराफिम अपनी हार मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब अमीऊ और हराना घर वापस आते हैं तो वो दोनों उसको फिर से घर में देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर सराफिम उसको बताती है कि डुअल हारने से उनका मिशन खत्म नहीं हुआ है। वो कहती है कि हेल्थ को वापस से ले जाने के लिए अब वो अमीऊ के सर्वेंट बनने के लिए रेडी है। ये सुनते ही अमीऊ के फेस पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ जाती है। फिर वो सराफिम से कहता है कि अगर तुम मेरी सर्वेंट बनोगी तो तुम्हें मेड आउटफिट पहनना होगा और मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद अमीऊ उससे कहता है कि अब मुझे मास्टर बुलाओ, लेकिन सराफिम सीधा उसकी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि तुम इस टाइटल के लायक नहीं हो। उस रात अमीऊ अपने रूम में आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक से सीलिंग का लच खुलता है और सराफिम वहाँ से नीचे आ जाती है। फिर वो अमीऊ से पूछती है कि तुमने हेल्थ के साथ क्या किया जिसकी वजह से वो हमेशा इतनी कोल्ड रहती है। अमीऊ उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कब से साइकोलॉजिस्ट बन गई। फिर वो उसको समझाता है कि हेल्थ पहले से ही ऐसी है, लेकिन सराफिम उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। वो अमीऊ से कहती है कि अगर तुम हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो मेरा भी उसकी हेल्प करने का मन नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर सराफिम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अमीऊ रात भर उसकी बातों के बारे में सोचता रहता है और उसको लगने लगता है कि शायद से सच में हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम अमीऊ चुपचाप हेल्थ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या हेल्थ सच में उसको सिर्फ सर्वेंट ही मानती है। तभी हराना उसको आवाज लगाती है और उससे एक और बाउल राइस मांगती है। सराफिम भी उससे और खाना मांगती है, लेकिन उसका बात करने का तरीका बहुत ही रूड होता है। ये देखकर अमीऊ उससे कहता है कि थोड़ा सा मैनर सीखो और वो हर टाइम एटीट्यूड में ही रहना बंद करो। ये सुनने के बाद सराफिम भी उसको इंसल्ट करने लगती है और उससे कहती है कि तुम जैसा यूजलेस इंसान मुझे सिखा नहीं सकते। दोनों की फाइट बढ़ने वाली होती है। तभी हराना अमीऊ को उसका पैकेट लंच देती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या अगली बार लंच में एक एक्स्ट्रा साइड डिश भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन तुरंत हराना एटीट्यूड में कहती है कि या तो जो दिया है वो चुपचाप खा लो वरना मर जाओ। ये सुनते ही हेल्थ अचानक से टेबल पर जोर से हाथ मारती है। सब लोग शौक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर हेल्थ अपने नोटपैड पर लिखती है कि मौत का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होता है। अमीऊ हराना को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बात करते वक्त उसके सर पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से हराना तुरंत गुस्सा हो जाती है और उसको मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन अगले सेकंड हेल्थ उठकर हराना को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और पूरा रूम शांत हो जाता है। उसके बाद हेल्थ हराना को बताती है कि मरना बहुत ही पेनफुल होता है। ये सुनने के बाद हराना थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और सिचुएशन चेंज करने के लिए अमीऊ के एक्स ऑफर करती है। फिर वो शर्माते हुए तुरंत रूम से भाग जाती है, जबकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी होती है। बाहर हो रही बारिश को देखकर अमीऊ कहता है कि लगता है कि यूनिवर्स भी हराना के लिए रो रहा है, लेकिन बाकी लड़कियों को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे और खाना मांगने लगती है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह सभी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी सराफिम घर के अंदर से चीजों को देखकर कह रही होती है कि तुम्हारे घर में बहुत ही अजीब अजीब सामान पड़ा हुआ है, जिस पर अमीऊ उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स दुनिया घूमते रहते हैं और उन्हें जो इंटरेस्टिंग चीज मिलती है वो उसको भेज देते हैं। ये सुनने के बाद सराफिम उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी बनी है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। अमीऊ उसकी रूड बातों का कंप्लेन कर रही होती है। तभी हराना फ्रिज को खोलकर अंदर कुछ ढूंढने लगती है। फिर उसको फ्रिज में पुडिंग मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हराना उस पुडिंग को बाहर निकालती है तभी हेल्थ उसका हाथ पकड़ लेती है और मना करने लगती है। उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि पुडिंग कौन खाएगा और ये जेंगा गेम से डिसाइड होगा। सराफिम भी गेम को ज्वाइन कर जाती है ताकि हेल्थ के जीतने का चांसेस बढ़ सके। जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तभी सराफिम सोचने लगती है कि इतनी तेज धूप में पता नहीं अमीऊ स्कूल में सही सलामत पहुंचा भी होगा या नहीं। हराना उसको बताती है कि अमीऊ अम्ब्रेला लेकर गया है इसलिए उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन सराफिम फिर भी उसको बेवकूफ कहती है और बोलती है कि एक ज़ॉम्बी को इतने धूप में घर से बाहर निकलना नहीं देना चाहिए। हराना भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो कहती है कि अमीऊ बहुत ही जिद्दी है इसलिए उसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ स्कूल
में अमियो तेज गर्मी की वजह से ऑलमोस्ट सूखने वाला होता है। वो अम्ब्रेला यूज कर रहा होता है, फिर भी उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही होती है। तभी उसकी एक क्लासमेट उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर अमियो उसको बताता है कि उसको गर्मी बहुत ही जल्दी इफेक्ट करती है। तभी अचानक से उन्हें ओरिटो की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको सीधा रिजेक्ट कर देती है। फिर ओरिटो बिना टाइम वेस्ट के तुरंत दूसरी लड़की के पास चला जाता है, लेकिन वो भी उसको रिजेक्ट कर देती है। अपनी बेइज्जती को कवर करने के लिए ओरिटो अमियो से कहता है कि चलो स्कूल के बाद ब्लोविंग एली चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अमियो उसके लिए थोड़ा सा फील करता है, क्योंकि उसको डेट भी नहीं मिल पाई, लेकिन ओरिटो एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं तो बस लड़कियों से बोर हो गया हूँ। वो ये भी बोलता है कि लड़कियों के साथ रहने से उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि जिन लड़कियों ने उसको रिजेक्ट किया था वो दोनों उसके पीछे ही खड़ी होती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। ये देखकर अमियो तुरंत ओरिटो को चुप करवाता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, ताकि वो अपनी और बेइज्जती ना करवा ले। उसके बाद स्कूल खत्म होने पर अमियो और ओरिटो फूड कोर्ट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ओरिटो अमियो का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उसने खाना खाने के साथ एक मास्क भी बाय किया होता है। अमियो ओरिटो को बताता है कि ये मास्क उसको शॉप के स्टाफ ने रिकमेंड किया था, लेकिन ओरिटो फिर भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अगर तुम ये मास्क पहनोगे तो लड़कियां तुम्हें लेम समझेगी। हैरानी की बात ये होती कि वहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी लड़कियों ने वैसे ही मास्क पहने हुए होते हैं, लेकिन अमियो ये बात ओरिटो को बताना सही नहीं समझता। उसके बाद वो दोनों ब्लोइंग एली चले जाते हैं, लेकिन ब्लोइंग खेलने की जगह ओरिटो बस लड़कियों को ही देख रहा होता है। ये सब देखकर अमियो को उसके लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। तभी अचानक से ओरिटो की नजर सराफिम और बाकी लड़कियों पर पड़ जाती है। उन्हें देखते ही अमियो टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। दूसरी तरफ ओरिटो उन लड़कियों को देखकर अजीब अजीब एनालिसिस करने लगता है और अमियो को बताने लगता है कि उसके कपड़े के नीचे वो कैसे दिखती होगी। ये सुनते ही अमियो का पहला मन करता है कि पुलिस को कॉल करके ओरिटो को यहाँ से उठवा दे, लेकिन फिर उसको याद आता है कि अगर पुलिस आई तो उसका कनेक्शन भी उन लड़कियों से रिवील हो सकता है, और अगर ओरिटो को सच पता चल गया तो पूरा स्कूल भी इस बारे में जान लेगा। ये सोचकर अमियो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देगा। फिर वो सीट से उठकर बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन क्लूलेस ओरिटो उसको रोक लेता है और जोर जोर से कहता है कि पहले थोड़ी सी ब्लोइंग तो खेल लो। उसकी लाउड आवाज की वजह से सराफिम और बाकी लड़कियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। फिर हराना अमियो का हाथ हिलाकर अपने पास बुलाने लगती है। ओरिटो को लगता है कि हराना उसको बुला रही है, इसलिए वो एक्साइटेड होने लगता है, लेकिन अमियो फिर भी अपना फेस नीचे करके बैठा रहता है। ये देखकर हराना खुद उन दोनों के पास आ जाती है और अमियो से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तब अमियो आधा चेयर पर लेटे हुए एक्टिंग करती है कि तुम गलत इंसानों को पहचान रही हो। फिर जैसे ही वो सीधा बैठता है तो उसने वही मास्क पहना होता है जो उसने फूड कोर्ट से बाय किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो खुद को मास्टर अमियो भी बुलाने लगता है। ये देखकर ओरिटो और हराना दोनों उसको अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी सराफिम और हेल्थ भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सराफिम अमियो से पूछती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी रेसलिंग मैच में आए हो। उसका इतना कैजुअल बिहेवियर देखकर ओरिटो बहुत ही शौक हो जाता है और अमियो उसको पकड़कर उससे पूछने लगता है कि तुम इन लड़कियों को कैसे जानते हो, लेकिन अमियो एक भी वर्ड को नहीं बोलता। फिर ओरिटो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सराफिम उसको रोक देती है और कहती है कि मास्क लगे रहने दो, क्योंकि ये उसके लिए असली फेस से बेहतर होगा। अमियो को उसकी इस इंसल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगली सेकंड हराना कैजुअली बता देती है कि वो सब अमियो के साथ उसके घर में रहती है। ये सुनते ही अमियो तुरंत अपना मास्क उतार देता है और हराना पर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ ओरिटो इतना बड़ा शौक हैंडल नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तब वो खुद को काम करने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीता है, लेकिन फिर भी उसका शौक कम नहीं होता और वो अमियो से डिटेल में एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है कि आखिर वो इतनी सारी लड़कियों के साथ कैसे रह रहा है। अमियो ओरिटो को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरिटो को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो बस ये जानना चाहता था कि अमियो उन लड़कियों से कितना क्लोज है। फिर वो अपने मन में अजीब अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और जलन की वजह से ब्लोइंग बॉल पर अपना सर मारने लगता है। अमियो उसको समझाता है कि मेरी लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन ओरिटो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और अमियो को ब्लोइंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं भी तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो जाऊंगा, और बिना अमियो के मना करने का चांस दिए वो गेम स्टार्ट कर देता है। आखिर में ब्लोइंग मैच में अमियो जीत जाता है और ये देखकर ओरिटो ड्रामेटिक तरीके से नीचे गिरकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ने लगता है तभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मैसेज किया है, लेकिन ओरिटो बताता है कि उसकी दोस्त क्योको है। उसके बाद ओरिटो अमियो को अपने साथ क्योको से मिलने हॉस्पिटल ले जाता है। हमें पता चलता है कि क्योको सीरियल मर्डर के अटैक से बच गई थी और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो दोनों क्योको के रूम में पहुंचते हैं तब क्योको अमियो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर ओरिटो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने क्रश के सामने बैड हेयर में हो। ये सुनते ही क्योको
जल्दी से अपने बालों को ठीक कर लेती है। उसके बाद अमियो उसको वो फ्लावर्स देता है जो कि दोनों उसके लिए लाए थे। क्योको उन दोनों को थैंक यू करती है और कहती है कि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हो, इस बात से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो बताती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्योको शिफ्ट होने वाली है। फिर वो बताती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो क्योटो शिफ्ट होने वाली है। ये सुनने के बाद ओरिटो कहता है कि ये डिसीजन काफी सही है। उसके बाद वो फ्लावर्स को वैस में रखने के लिए रूम के दूसरे साइड चला जाता है। इधर रूम में अमियो और क्योको के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। फिर अमियो उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मर्डरर का फेस देखा था, जिस पर क्योको कहती है कि हाँ मैंने उसको देखा था। फिर वो मर्डरर का डिस्क्रिप्शन देना शुरू करती है, लेकिन उसकी बातें सुनते ही अमियो के मन में हेल्थ के फेस आने लगते हैं। अमियो को लगता है कि शायद से क्योको से कोई गलती हो रही है, लेकिन क्योको उसको बताती है कि वो गलत नहीं हो सकती क्योंकि उस मर्डर ने पहले उसके पेरेंट्स को मारा था और उसके बाद उस पर अटैक किया था। ये बोलते बोलते क्योको काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो अमियो के पास आकर उसको पकड़ लेती है और उससे पूछने लगती है कि अगर तुम्हें कल्प्रिट के बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताओ। लेकिन अमियो चुप रहता है क्योंकि वो खुद भी बहुत ही कंफ्यूज था। तभी अमियो की नजर क्योको के बेड के नीचे रखी एक वेपन शॉट पर पड़ती है, जिस पर क्योको उसको बताती है कि ये शॉट उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रोटेक्शन के लिए दी थी। उसके बाद क्योको डर की वजह से अमियो को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि वो मर्डरर फिर से मेरे पीछे आ सकता है। लेकिन अमियो अब भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो दिल से मानने को रेडी नहीं होती कि हेल्थ ऐसी मर्डरर हो सकती है। उस रात हराना और सराफिम दोनों मिलकर डिनर बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ अमियो लिविंग रूम में हेल्थ के साथ बैठा होता है और क्योको की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि क्या सच में हेल्थ का कनेक्शन उस मर्डर से हो सकता है। कुछ देर के बाद डिनर रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही अमियो सूप को देखता है तो वो बिल्कुल अजीब लग रहा होता है, जैसे किसी विच ने मैजिक पॉट में बनाया हो। अमियो उन दोनों से कहता है कि ये सूप देखकर ही डेंजरस लग रहा है, लेकिन सराफिम उससे कहता है कि पहले तुम टेस्ट करके देखो। फिर अमियो डरते डरते अपनी चॉपस्टिक सूप के अंदर डालता है, लेकिन अगले सेकंड उसकी चॉपस्टिक मेल्ट हो जाती है। ये देखकर अमियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन सराफिम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस डेंजरस सूप को एक बाउल में डालकर मियो को पीने के लिए दे देती है। साथ ही वो कहती है कि बाउल मेल्ट होने से पहले जल्दी से इसे पी लो। अमियो भी बिना ज्यादा सोचे समझे वो सूप को पी लेता है, लेकिन सूप पीते पीते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सीधा मर जाता है। कुछ देर के बाद वो फिर से ज़ॉम्बी होने की वजह से वापस जिंदा हो जाता है। ये देखकर हराना और हेल्थ उससे खाना मांगने लगती है। दूसरी तरफ सराफिम फिर से कहती है कि सूप इतना बुरा भी नहीं था, जबकि तब तक वो सूप टेबल और पोट दोनों में मेल्ट कर चुका होता है। लेकिन अमियो दोबारा से मरने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो पिज्जा ऑर्डर कर देता है। पिज्जा ऑर्डर करने के बाद हराना उसका फोन लेकर अपनी टीचर से बात करने लगती है। फिर वो बताती कि उसको अभी तक वो आर्टिफैक्ट नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रही थी। ये सुनने के बाद बाकी सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो आर्टिफैक्ट क्या है। तब हराना उसको बताती है कि उस आर्टिफैक्ट का नाम ट्रेटर है। फिर उसके अपीयरेंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली होती है कि तभी डोरबेल बजने लगती है। अमियो सोचते है कि पिज्जा डिलीवरी वाला कितनी जल्दी आ गया, इसलिए वो डोर खोलने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, उसके सामने एक अजीब डॉग मैन खड़ा होता है। उसको देखते ही अमियो बहुत ही शौक हो जाता है। फिर वो डॉग मैन अपना नाम क्रियोस बताता है। साथ ही वो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड का गार्डियन है और अमियो बताती है कि वो सोल को वापस ले जाने आया है। इतना कहने के बाद एंट्रेंस की तरफ से वो लाउड आवाजें आने लगती है। फिर कुछ देर के बाद अमियो रूम के अंदर गिरता हुआ आता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। उसके पीछे किरोस भी अंदर आ जाता है और ये देखते ही हराना और सराफिम फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हेल्थ बिल्कुल शांत रहती है। फिर वो अमियो का वाउंड हील कर देती है। जैसे ही किरोस हेल्थ को देखता है तो वो उसको पहचान लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि मियो अभी तक अंडरवर्ल्ड की लिस्ट में क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हेल्थ उसके साथ रह रही थी। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी काम हो जाती है और क्रियोस उसके साथ बैठकर टी पीने लगता है। फिर वो कंप्लेन करता है कि हेल्थ ने उसको अमियो के बारे में पहले कुछ नहीं बताया था। हेल कहती कि वो इस बात को भूल चुकी है, इसलिए कैरबोस भी इस टॉपिक को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर वो अयामो से पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्थ के हील करने का असली मतलब समझ में आया, पर अयामो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसे देखकर कैरबोस हेल्थ को कहता है कि तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसके बाद वो चाय पीने की कोशिश करता है, पर गलती से पूरी चाय अपने ऊपर ही गिरा लेता है। फिर वो उनसे फेयरवेल कहता है क्योंकि उसको कुछ घर दूर हुए मर्डर के विक्टिम के सोल को कलेक्ट करने के लिए जाना होता है। ये सुनने के बाद अयामो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है, क्योंकि वो सीरियल किलर के बारे में कुछ क्लूज ढूंढना चाहता था। उसके बाद कैरबोस कुछ घर दूर के रूफ के ऊपर चला जाता है और अयामो से कहता है कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हेल्थ ने अपनी पावर तुम पर यूज की। जिस पर अयामो उससे पूछता है कि आखिर इस बात में इतना हैरान होने वाली कौन सी चीज है। तभी कैरबोस उसको बताता है कि कुमाक की तरह ही हेल भी जिस इंसान को हील करती है उसका दर्द खुद अपने अंदर ले लेती है। ये सुनने के बाद अयामो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर कैरबोस उससे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो अयामो को बताता है कि हेल्थ का तुम्हें हील करना इस बात का प्रूफ है कि तुम
उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें उसका दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ देर के बाद वो सभी मर्डर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और क्रेबोस बताता है कि उन मरे हुए लोगों की सोल घर के अंदर से गायब हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे पहले से इस बात का अंदाजा था, क्योंकि आजकल मिसिंग सोल की गिनती बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अयामो उससे पूछता है कि आखिर वो सोल कहाँ गई होगी, जिस पर क्रेबोस बताता है कि शायद से उन सोल को पावर के बदले में सेक्रीफाइस कर दिया गया। वो अयामो को इस बारे में डिटेल में बताने वाला होता है, तभी असली किलर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही क्रेबोस तुरंत अयामो के सामने आ जाता है ताकि उसको बचा सके। लेकिन उसके बाद भी अयामो को चाकू लग जाता है और गायब होने से पहले क्रेबोस उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा हेल्थ का ख्याल रखना होगा। उसके बाद अयामो घर वापस आ जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर पूरी पिज्जा खत्म कर चुकी होती है। पर इस बार अयामो को पिज्जा की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और वो हेल्थ से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और सबसे पहले अयामो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसको अब पता चल गया होता है कि उसको जिंदा करते वक्त हेल्थ को कितना दर्द हुआ था। पर हेल्थ उससे कहती है कि मुझे इस बात की आदत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी को हील किया हो। लेकिन उसके बाद अयामो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो हेल्थ के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम हमेशा अपनी फीलिंग को छुपा कर क्यों रखती हो। ये सुनने के बाद हेल्थ कहती है कि मैंने यहाँ पर कोई थेरेपी सेशन ज्वाइन नहीं किया है। पर अयामो फिर भी जिद करता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। जिसके बाद हेल्थ एक बार फिर से अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगती है और जब वो पेपर अयामो को देती है तो उसमें फेट के हिलने और बढ़ने के खतरे के बारे में लिखा होता है। हेल्थ अयामो को ये भी बताती है कि वो बोलती क्यों नहीं है, क्योंकि उसके शब्दों पर एक डेंजरस मैजिक लगा हुआ है जो उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर किसी से वो बोल देती है तो उसके सर में दर्द होना, और अगर वो किसी से बोल देती है तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बताती है कि उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपना आर्मर और गन बेल्ट पहन कर रखती है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसके डेथ के बाद भी उसकी बॉडी मैजिक प्रोड्यूस करती रहेगी। ये सुनने के बाद अयामो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और जब वो हेल्थ की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हेल्थ उससे पूछती है कि अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो क्या अब तुम मुझसे नफरत करोगे। पर ये बात सुनते ही अयामो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि हेल्थ ऐसा सोच क्यों रही है। तभी हेल्थ उसको बताती है कि इस दुनिया में कोई भी एक अजीब मोस्टर जैसी लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ये सुनने के बाद अयामो गुस्से में उससे कहता है कि चाहे मुझे पैसे भी मिल जाए तब भी मैं तुम्हें कभी भी नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा काइंड इंसान हो जिससे कि मैं आज तक मिला हूँ। अयामो की ये बात सुनकर हेल्थ बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना ठीक है। पर जवाब देने की जगह अयामो उसकी नोटबुक छीन लेता है और उसमें कुछ लिख देता है। जब हेल्थ उस राइटिंग को पढ़ती है तो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद अयामो उसको शांत करने लगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक जायंट व्हेल अपनी स्पेशल वेव का यूज करते हुए सिटी में आ जाता है, जिसके बाद सराफिम अयामो को उड़ाकर उस मोस्टर के पास ले जाती है। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं सराफिम अयामो को सीधा उस व्हेल की तरफ फेंक देती है। फिर अयामो उस जायंट व्हेल को किक मारकर समंदर में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किक से सिर्फ उस व्हेल के एक बड़ा सा बॉटम ही टूट कर नीचे गिर जाता है, जो कि कुछ लोगों के ऊपर गिरते गिरते बच जाता है। उसके बाद सराफिम अयामो को डांटने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम हर बार एनिमी से फाइट करते वक्त अवेंजर्स की तरह पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अयामो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर तभी हारुका अपनी चैनसो उसकी तरफ फेंक देती है और उससे कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद अयामो मजबूरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर उस जायंट व्हेल से फाइट करना चला जाता है। तभी वो व्हेल अयामो और सराफिम पर एक डेंजरस मैजिकल बीम फायर कर देती है, पर वो दोनों किसी तरीके से उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन वो मोस्टर उन्हें काउंटर अटैक करने का एक भी चांस नहीं दे रहा होता है। जब वो व्हेल नीचे सिटी की तरफ गिरने लगती है तभी हुराना एक बैरियर क्रिएट कर देती है ताकि वो पूरी सिटी को क्रश ना कर सके। फिर हारुना जोर से चिल्लाकर अयामो से कहती है कि अगर तुम इस मोस्टर को हराना चाहते हो तो तुम्हें इसका सर काटना होगा। लेकिन अयामो देखते है कि उस मोस्टर की गर्दन बहुत ही ज्यादा मोटी है, इसलिए वो सराफिम से कहता है कि अपनी सोट को और बड़ा करो और इस मोस्टर की नेक पर एक कट लगाओ। सराफिम उसकी बात को मान लेती है और जैसे ही वो मोस्टर की नेक को कट करने की तैयारी करती है वैसे ही अयामो भी अपनी पावर्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। जब अयामो अपनी पावर्स को पूरा चार्ज कर देता है तब उसका आउटफिट भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जिससे ये पता चल रहा होता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन अयामो को अपना ये नया आउटफिट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो तुरंत आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसके बाद वो बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल एक होमिंग मिसाइल की तरह। फिर एक पावरफुल किक के साथ उस जायंट व्हेल का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और वो मोस्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद अयामो और हेल्थ बस खड़े होकर सब कुछ देखे जा रहे होते हैं ताकि हारुना उसके बाद अयामो और हेल्थ बस खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं, जबकि हारुना खुशी से उछलने लगती है। लेकिन सराफी वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। कुछ देर के बाद अयामो सराफिन को देख लेता है जो कि हारुना को किस कर रही होती है और उसके बाद वो अपने दांत को हारुना की नेक में गड़ा देती है। जब सराफिम उसका ब्लड पी रही होती है तब अयामो को ये सीन देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोचता
पूछता है कि मुझे अभी यहाँ पर बुलाया क्यों नहीं गया। उसके बाद जब सराफिम ब्लड पीना फ्रीज कर देती है तब हारूना अपने घुटनों पर गिर जाती है और उससे पूछती है कि तुम थोड़ा सा सॉफ्टी भी तो कर सकती थी। उसके बाद सराफिम की नजर आयामू पर पड़ जाती है और उसके पास आकर उसको छुप छुप कर देखने के लिए डांटने लगती है, जिस पर आयामू के पास अपना बचाव करने के लिए कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर के बाद आयामू वहीं पर बैठकर सोच रहा होता है कि उसने अभी जो देखा आखिर वो था क्या। तभी सराफिम उसको याद दिलाती है कि वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है और वो उसको बताती है कि मैंने हारूना को किस इसलिए किया था ताकि वो काम हो सके। ये सुनने के बाद आयामू उससे कहता है कि अगर तुम्हें ब्लड चाहिए तो तुम मेरा भी ब्लड ले सकती हो, लेकिन सराफिम उससे कहती है कि मुझे फ्रेश ब्लड ज्यादा पसंद है। उसके बाद आयामू किचन में बर्तन साफ कर रहा होता है और दूसरी तरफ सभी लड़कियां साथ में बात लेने चली जाती है। उन सब की खुशी आवाज सुनकर आयामू भी उनके साथ जाना चाहता था, पर तभी उसका फोन बजने लगता है और उसके सारे अजीब थॉट्स वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे ही वो फोन को उठाता है उसको पता चलता है कि कॉल हारूना की टीचर अरेल ने की है। फिर आयामू उससे कहता है कि हारूना अभी फोन पर बात नहीं कर सकती, इसलिए अगर कोई मैसेज हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर अरेल उससे कहती है कि हारूना को बोल देना कि उस आर्टिफैक्ट के बारे में भूल जाए जो कि असल में क्योटो का टोफू था। वो बताती है कि मैंने हारूना को क्योटो से वो टोफू लाने के लिए भेजा था, लेकिन डायरेक्शन समझाने में वीक होने की वजह से वो क्योटो की जगह टोक्यो पहुंच गई। लेकिन अरेल को इस बात पर इतना ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि हारूना का फोकस बहुत ही जल्दी भटक जाता है। उसके बाद आयामू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टोफू लेकर आऊंगा क्योंकि मैं हारूना से ज्यादा रिलायबल हूँ। वो दोनों हारूना के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी हारूना अचानक से डोर को खोल देती है। वो सिर्फ टॉवल पहने हुए होती है और आयामू से कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। ये देखकर आयामू उसको डांटने लगता है कि तुम ऐसे टॉवल में मेरे सामने क्यों आ गई। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और दूसरी तरफ अरेल चुपचाप फोन को कट कर देती है क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आयामू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अरेल ने फोन को कट कर दिया है और वो हारूना से कहता है कि तुम्हारे टीचर का कॉल था, क्या तुम उससे बात करना चाहती हो। लेकिन हारूना मना कर देती है और तुरंत रूम से बाहर भाग जाती है, जिसे देखकर आयामू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद आयामू वापिस से फोन पर बात करने की कोशिश करता है, पर तब तक अरेल ऑलरेडी फोन को कट कर चुकी होती है। फिर आयामू अपने काम को फिनिश करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसका फोन एक बार फिर से बजने लगता है। इस बार कॉल क्योको का होता है। आयामू उससे खुशी से बात करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे कॉल करने वाला था क्योंकि मुझे क्योटो से टोफू मंगवाना था और तुम्हारे ग्रैंडफादर वहीं पर रहते हैं। ये सुनने के बाद क्योको उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टोफू लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं आयामू की फेवरेट जगह पर। कॉल खत्म होने के बाद आयामू बहुत ही खुश नजर आ रहा होता है और जब उसकी नजर हेल्थ और सराफिम पर पड़ती है जो कि ध्यान से देख रही होती है तो वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। अगले दिन डिनर के बाद आयामू हारूना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ टोफू लेने चलना चाहती हो, पर हारूना मना कर देती है। लेकिन मना करने के बाद भी वो चुपके से आयामू का पीछा करने लगती है। जब आयामू उसको इस बात पर टीज करता है तब हारूना बहाना बनाने लगती है कि मैं तो बस शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। इतना कहने के बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। हारूना का ये फेक सुनादे एक्ट देखकर आयामू भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर वो अकेला ही आगे बढ़ने जाता है। कुछ देर के बाद वो सिमेंट्री पहुंच जाता है जहाँ पर थोड़ी देर में क्योको भी आ जाती है और उसको टोफू दे देती है। आयामू उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसको इतनी क्रीपी जगह पर बुलाया था। फिर वो क्योको से पूछता है कि इस टोफू के कितने पैसे हुए, लेकिन क्योको उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये फ्री में दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। उसके बाद वो शर्माते हुए आयामू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर आयामू कहता है कि मेरे जैसे लूजर को कोई डेट नहीं करेगा। ये सुनते ही क्योको तुरंत कहती है कि फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। ये बात को सुनकर आयामू बहुत ही शौक हो जाता है पर वो कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर क्योको उसके पास आती है और कहती है कि अगर गर्लफ्रेंड की जगह खाली नहीं है तो मैं कोई और रोल ले लेती हूँ। लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले वो अचानक से सोड निकालकर आयामू को स्टैब कर देती है, जिससे कि आयामू नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्योको सोड को बाहर निकालती है और कहती है कि आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार मारना पड़ेगा ताकि तुम हमेशा के लिए डेड रह सको। ये सुनने के बाद आयामू कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तभी क्योको उसको सच बताती है कि वही असली कल्प्रिट है। वो बताती है कि उसके फैमिली मर्डर की स्टोरी पूरी तरीके से झूठ थी। जिन लोगों को वो अपनी फैमिली बता रही थी असल में वो रैंडम लोग थे जिनकी मेमोरीज उसने मैनिपुलेट की थी, बिल्कुल ओरिडो की तरह। ये सुनने के बाद आयामू समझ जाता है कि क्योको एक मैजिकल गारमेंट है और फिर क्योको ट्रांसफॉर्म होकर इस बात को कंफर्म भी कर देती है। उसके बाद वो आयामू से कहती है कि अब तुम्हारा परमानेंटली गेम ओवर होने का टाइम आ चुका है। इतना कहने के बाद वो आयामू पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देती है। आयामू किसी तरीके से क्योको के ज्यादातर अटैक से बच रहा होता है, लेकिन फिर भी फाइट में अपर हैंड क्योको के पास ही होता है और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रही होती है। जैसे ही आयामू को मौका मिलता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी क्योको अपनी पावर का यूज करके उसको वहीं पर फ्रीज कर देती है। उसी वक्त हारूना की आवाज आती है और वो आयामू से पूछती है कि मेरे टीचर का टोफू कहाँ पर है। ये सुनने के बाद आयामू को यकीन नहीं होता है कि इस सिचुएशन में भी हारूना
हारुना की टोफू पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर सराफिम भी आ जाती है और हमेशा की तरह वो अयामू को इंसल्ट करना शुरू कर देती है। पर इस बार अयामू उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही हारुना अयामू के पास आती है वो क्योको के स्पेल को हटा देती है, जिससे कि अयामू फ्री हो जाता है। ये देखकर क्योको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर पता चलता है कि क्योको हारुना को पहले से जानती थी, लेकिन हारुना को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता और इस बात से क्योको और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसके बाद सराफिम क्योको के सामने आ जाती है और जैसे ही वो अपने वेपन समन करती है तब क्योको कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। अगले ही पल क्योको की आंखें ग्लो करने लगती है और उसकी बॉडी पर एक ब्लैक कलर का अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन सराफिम तुरंत समझ जाती है कि क्योको एक चीप वैम्पायर जैसी क्रिएचर है। उसके बाद सराफिम स्पीड में क्योको की तरफ भागती है और भागते हुए अपना वेपन क्रिएट कर देती है, लेकिन क्योको उसके अटैक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। फिर वो सराफिम से कहती है कि तुम्हारे अंदर पावर की कमी है। इतना कहने के बाद वो एक फायरबॉल से सराफिम पर अटैक कर देती है ताकि वो अपनी सुपीरियर पावर को दिखा सके। उसके बाद क्योको अयामू को भी अटैक करने की कोशिश करती है, पर हारुना तुरंत एक बैरियर को क्रिएट कर देती है जो कि अयामू को बचा लेता है। ये देखकर क्योको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो एक साथ बहुत ही सारे टोर्नेडोस को क्रिएट कर देती है, जिनसे बहुत ही ठंडी हवा निकल रही होती है। जैसे ही हारुना उस ठंड को फील करती है वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाती है, क्योंकि वो ठंड बिल्कुल उस मेगलो मोस्टर जैसी थी। तब हारुना सोचने लगती है कि क्या क्योको किसी ट्राइब ब्रीड की है। हारुना की वीक पड़ते ही क्योको अयामू से कहती है कि अब हमारी फाइट फिर से इक्वल हो गई है। लेकिन तभी सराफिम वापिस से उठ जाती है और अयामू से कहती है कि जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अयामू ट्रांसफॉर्म होने से बचना चाहता था, पर उसको समझ में आ जाता है कि क्योको कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद अयामू और सराफिम दोनों एक साथ क्योको की तरफ अटैक करने के लिए भागते हैं, लेकिन क्योको अपने टोर्नेडोस को उनके पीछे भेज देती है। अयामू किसी तरीके से अपने पीछे आने वाले टोर्नेडो से बच जाता है और सीधा क्योको के पास पहुंच जाता है, पर क्योको अपनी सोर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। फाइट के दौरान अयामू उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे लोगों को आखिर क्यों मारा, जिस पर क्योको बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है कि मैं इमोर्टली पाना चाहती थी। ये सुनने के बाद अयामू को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका गुस्सा किसी काम का नहीं आता, क्योंकि क्योको उसको सीधा टोर्नेडोस के अंदर फेंक देती है। जब अयामू टोर्नेडो के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी क्योको उसको सोर्ड से स्टैब कर देती है, लेकिन उसके बाद भी अयामू उसको पकड़ लेता है और अपनी पावर्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। अगले पल सराफिम उन दोनों की तरफ स्पीड से उड़कर आती है और अपनी वेपन से अयामू को स्टैब कर देती है, लेकिन वो अटैक अयामू के साथ साथ क्योको को भी लगता है, क्योंकि वेपन उसके बॉडी के आर पार निकल जाती है, जिसके बाद क्योको नीचे गिर जाती है और अयामू भी वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर हारुना अयामू की तारीफ करने लगती है, पर तभी अचानक से क्योको उठकर सराफिम को स्टैब कर देती है। ये देखकर अयामू शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक ज़ॉम्बी हो। तभी क्योको हंसने लगती है और कहती है कि एक कैट की तरह मेरे पास भी एक से ज्यादा लाइव्स हैं। उसके बाद वो फिर से अयामू को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हेल वहाँ पर आ जाती है और सभी को बचा लेती है। हैरानी की बात ये होती है कि क्योको शुरू से ही हेल्थ का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसको हेल्थ की पावर्स चाहिए थी। ये सोचकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और हेल्थ पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हेल्थ के पास इन्फिनिटी जैसी पावर्स होती है, इसलिए क्योको का एक भी अटैक उसको टच नहीं कर पाता। फिर भी क्योको रुकने का नाम नहीं लेती और कंटिन्यूसली उस पर अटैक करती रहती है। तभी हेल्थ हारुना की चैंसो उठाती है और कोई मैजिक चैंट बोलने लगती है। ये देखकर अयामी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता, बस देखता रहता है कि हेल्थ ट्रांसफॉर्म होकर धीरे धीरे क्योको की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ क्योको भी और ज्यादा एक्साइटेड होते जा रही होती है। वो हेल्थ से कहती है कि तुम अपनी इतनी डेंजरस पावर्स एक लूजर जैसे अयामू पर वेस्ट कर रही हो। फिर जब क्योको दोबारा से हेल पर अटैक करती है तब हेल हवा में फ्लोट करते हुए दूर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मैजिक की मदद से एक मैसेज छोड़ देती है जिसमें लिखा होता है कि अयामू और बाकी सभी लोग उसके पीछे न आए। कुछ देर के बाद क्योको हेल्थ के पास पहुंच जाती है। फिर वो हेल्थ से कहती है कि अपने फ्रेंड्स को इस डेंजरस फाइट से दूर रखना सच में बहुत ही नोबल बात है। इतना कहने के बाद क्योको अलग अलग रेंज से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हर अटैक के साथ उसके आर्म की स्किन उतरने लगती है। पर क्योको को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरीके से मैडनेस में जा चुकी थी और उसको फाइट का हर मोमेंट एंजॉय आ रहा होता है। दूसरी तरफ अयामू दूर खड़ा होकर क्योको को देख रहा होता है और कहता है कि वो सच में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सराफिम उसकी बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है कि साइको लड़की सिर्फ पावर बनाने का ड्रामा कर रही है, क्योंकि असल में वो डेथ से बहुत ज्यादा डरती है। तभी क्योको अटैक को रोक देती है, क्योंकि वो बुरी तरीके से थक चुकी होती है। ये देखकर हेल्थ उससे कहती है कि अब तुम्हें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन हेल्थ की ये बात को सुनकर क्योको को लगता है कि उनकी इंसल्ट की जा रही है। जब क्योको एक बार फिर से हेल्थ पर अटैक करने की कोशिश करती है तभी हेल्थ पहली बार बोलती है और अगले सेकंड क्योको डेड होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर अयामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी सराफिम उसको बताती है कि हेल्थ ने सिर्फ एक शब्द ही बोला था, डाई, और उसके वर्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो कर्स्ट स्पीच से भी ज्यादा डेंजरस है। इसलिए जैसे ही हेल्थ ने उसको मारने का कमांड दिया क्योटो तुरंत ही मारी गई।
सराफिम की बात सुनने के बाद आयामो को समझ में आ जाता है कि जब हारूना ने मजाक में उसको डाई बोला था तब हेल्थ इतना ज्यादा वॉरिड रिएक्ट क्यों कर रही थी। उसके बाद सभी देखते हैं कि क्योको फिर से उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हेल्थ एक बार फिर से डाई कहती है और क्योको दोबारा से मर जाती है। ये सब बार बार होता रहता है, लेकिन बार बार हेल्थ के सर में होने वाला दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है और उसके बाद भी क्योको बार बार जिंदा होती जा रही होती है। आखिर में क्योको अपने ईयर ड्रम से डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वो हेल्थ की आवाज को सुन ना सके। उसके बाद वो हेल्थ को पकड़ लेती है और अपनी सारी मैजिक रिलीज कर देती है, जिससे वो खुद एक ह्यूमन बम बन जाती है और उस एक्सप्लोजन में हेल्थ भी आ जाती है। ये करने के बाद क्योको खुद पर प्राउड फील करने लगती है और आयामो और बाकी सभी लोगों की तरफ देखकर एक मॉकिंग स्माइल देती है। ये देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हारूना भी अपनी चेंसो उठाती है जो कि एक्सप्लोजन के बाद उसके पास गिर गई थी और वो आयामो से कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस लड़की के साथ चेंसो मस्कुलर करूं। दूसरी तरफ सराफिम भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भी अपना एक नया मूव ट्राई करना चाहती हूँ। आयामो उन दोनों से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद सराफिम स्पीड में क्योको की तरफ अटैक करने जाती है और लिप्स के बने हुए वेपन यूज करती है, लेकिन क्योको उसके अटैक को इजीली रोक देती है और सराफिम को पीछे धकेल देती है। फिर हारूना अटैक करने के लिए आगे आती है और अनफॉर्चुनेटली क्योको उसको भी हरा देती है और उसको पहाड़ी से नीचे ऐसे फेंक देती है जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो और हारूना सीधा जाकर आयामो से टकरा जाती है। ये देखकर सराफिम तुरंत उन दोनों के पास भागकर आती है, लेकिन जब वो सब वापस क्योको की तरफ देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्योको ने खुद को स्वॉर्ड से स्टैब कर लिया होता है। जब सभी उसके पास जाकर चेक करते हैं तो वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है। हैरानी की बात ये होती कि न सिर्फ वो जिंदा थी बल्कि उसकी सारी इंजरीज भी कम्प्लीटली हील हो चुकी थी। फिर वो कंप्लेन करने लगती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बहुत ही सारी लाइफ वेस्ट हो गई है। इतना कहने के बाद एक माइंडलेस ज़ॉम्बी की तरह लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ चलने लगती है। तब आयामो हारूना से चेंसो ले लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर क्योको हंसने लगती है और एक ही स्ट्राइक से आयामो को कट कर देती है, पर आयामो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसे देखकर सराफिम और हारूना दोनों उसे डांटने लगती है कि तुम अटैक से बच क्यों नहीं रहे। तब आयामो उन दोनों से कहता है कि जब हेल्थ पीछे नहीं हटी तो मैं डर कर पीछे हटूंगा, और ये भी कहता है कि हेल्थ को क्योको को बार बार मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनने के बाद क्योको उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल लेम है, लेकिन उसके बाद भी आयामो पीछे हटने से मना कर देता है। ये देखकर क्योको और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे सीधा आयामो को स्लैश करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आयामो उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और उसको तोड़ देता है। अगले पल क्योको का मैजिकल कॉस्ट्यूम गायब हो जाता है और सिर्फ अपने क्लोथ में ही रह जाती है। आयामो की इतनी डेंजरस स्ट्रेंथ को इतने पास से देखकर क्योको के अंदर फिर से डर आ जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तब आयामो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारती तो शायद से मैं कभी लाइफ की असली वैल्यू समझ ही नहीं पाता, और इसी वजह से मैं तुम्हें वही गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि उसके बाद तुम भी एक लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ जाओगी। ये सुनने के बाद क्योको समझ जाती है कि आयामो क्या करने वाला है, जिसके बाद वो तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन आयामो उसको मौका दे देता है और उसको एक ट्री की तरह काट देता है। उसके बाद जब भी क्योको वापस उठती है आयामो फिर से उसको मार देता है, और ये सब वो तब तक करता रहता है जब तक कि क्योको की सारी एक्स्ट्रा लाइफ खत्म नहीं हो जाती। उस पॉइंट पर क्योको सच में बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और अपनी लाइफ की भीख मांगने लगती है, लेकिन आयामो को उसके लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं होती। पर फिर भी उसको डायरेक्टली मार नहीं पाता क्योंकि वो क्योको की तरह हेल्थलेस मॉन्स्टर नहीं था, पर वो फिर भी उसको डायरेक्टली मार नहीं पाता क्योंकि वो क्योको की तरह हार्टलेस मॉन्स्टर नहीं था। इसलिए उसको मारने की जगह उसके सर के पास जमीन पर पंच मार देता है, जिससे क्योको शॉक की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद हेल होश में आती है और आयामो से पूछती है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, जिस पर आयामो हाँ बोल देता है। फिर हेल्थ उसकी तारीफ करती है और उससे कहती है कि घर पहुंचने के बाद मुझे खाना खिलाना मत भूलना। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हारूना की डेड टीचर अरेल क्योको के पास बैठी हुई नजर आती है। वो आयामो से कहती है कि अगर तुमने क्योको को मार दिया होता तो मैं तुम्हें भी मार देती। ये सुनने के बाद आयामो उससे कहती है कि अगर तुमने अपने स्टूडेंट को अच्छे से सिखाया होता तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन जवाब देने की जगह अरेल आयामो को फायरिंग में घेर लेती है ताकि उसको वार्निंग दे सके। उसके बाद अरेल कहती है कि मैं क्योको को अपने साथ वापस ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा टोफू दे दो क्योंकि मैं असल में यहाँ पर उसके लिए आई थी। अनफॉर्चुनेटली फाइट के दौरान टोफू पूरा खराब हो चुका होता है, पर अरेल को इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहती है कि मैं इससे मोबो टोफू बना लूंगी। अगले सेकंड क्योको को होश आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती कि उसकी बॉडी से निकलने वाली आवाज उसकी नहीं होती। ये सुनते ही अरेल तुरंत समझ जाती कि किसी ने क्योको की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और उसको किंग ऑफ द नाइट कहकर बुलाती है।
लेकिन वो इंसान कहता है कि मैं यहाँ पर बातें करने नहीं आया। वो उनसे कहता है कि अगली बार मिलने पर मैं तुम सभी को अच्छे से अटेंशन दूंगा। इतना कहने के बाद वो गायब होने लगता है और जाते जाते हेल को फेयरवेल कहता है। उसके बाद एराइल हारूना से कहती है कि मैं अब किंग ऑफ द नाइट का पीछा करने जा रही हूँ। जब हारूना एराइल को रोकने की कोशिश करती है तब एराइल उससे कहती है कि तुम्हें अभी अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। उसके जाते ही अयामू हेल से पूछता है कि आखिर ये किंग ऑफ द नाइट कौन है, जिस पर हेल अपनी नोटबुक में लिख कर बताती है कि उसकी एनर्जी उस ज़ोंबी जैसी थी जिसे मैंने बहुत ही पहले एलिमिनेट किया था। कुछ दिनों के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब हेल्थ अयामू के पास आकर यार्ड में बैठती है। तब वो राइस बॉल को खा रहा होता है। फिर अयामू उससे रिंग ऑफ द नाइट के बारे में पूछता है क्योंकि उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, जिस पर हेल्थ उसको बताती है कि मैंने उस इंसान को बहुत ही टाइम पहले ही ज़ोंबी बना दिया था, लेकिन जब वो इविल बन गया था तब मैंने उसको खत्म कर दिया था। यह कम से कम मुझे ऐसे ही लगा। और ये सुनने के बाद अयामू क्यूरियस होकर हेल्थ से पूछता है कि क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशन है, लेकिन हेल्थ तुरंत ना में सर हिला देती है। ये देखकर अयामू को थोड़ी सी रिलीफ फील होती है और एक बार फिर से हेल से प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी हारूना उसके सर पर रोल्ड ऑमलेट की प्लेट मार देती है जो कि उसने अयामू के लिए बनाई थी, जिसके बाद अयामू कंप्लेन करने लगता है। और ये देखकर सराफिम कहती है कि जब तुम हमारी मेहनत की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें ये खाना भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो प्लेट लेकर वापस से अंदर चली जाती है और हारूना भी उसकी पीछे पीछे चली जाती है। फिर अयामू उन दोनों से माफी मांगने के लिए पीछे चला जाता है और हेल वहाँ पर अकेली रह जाती है। कुछ टाइम के बाद अयामू अपनी अपकमिंग टेस्ट की पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि वो समर में एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी स्टडी सेशन को हारूना डिस्टर्ब कर देती है। वो खुद को आइंस्टाइन रीइंकार्नेशन बता रही होती है। जब अयामू को नींद आने लगती है तब हारूना उसके सर पर प्लास्टिक हैमर से मार देती है और उससे कहती है कि ध्यान से पढ़ो। और ये देखकर हेल अयामू को एक नोटबुक देती है जिसमें सारी इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व हुए होते हैं, लेकिन हारूना वो नोटबुक तुरंत उसे छीन लेती है और कहती है कि इनमें कुछ आंसर्स गलत हैं। और उसके बाद वो नोटबुक में करेक्शंस करने लगती है और साथ ही साथ पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चन भी मार्क कर देती है। ये सब देखकर अयामू को यकीन नहीं हो रहा होता है। हैरानी की बात ये होती है कि टेस्ट वाले दिन हारूना के बताए हुए क्वेश्चन सच में एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे कि अयामू बहुत ही खुश हो जाता है कि उसने नोटबुक को फेंका नहीं। कुछ देर के बाद जब अयामू अपने टेस्ट फिनिश कर लेता है तब वो बाहर देखने के लिए विंडो का कर्टेन हटाता है, लेकिन बाहर हारूना को देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। हारूना सुसन कप्स की मदद से विंडो से बाहर छिपी हुई होती है। फिर वो अयामू से कहती है कि कुछ नए मैग्लो मोस्टर आ गए हैं और तुम्हें उन्हें हैंडल करना होगा। और ये बात इतनी जोर से बोलती है कि अयामू गुस्से में उससे कहता है कि इतना लाउड मत बोलो, जिससे कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। जब अयुमा दोबारा से कर्टेन को खोलता है तो हारूना वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ तक पहुँची कैसे। फिर बेल बजती है और अयुमा स्कूल के एंट्रेंस की तरफ चला जाता है, लेकिन बाहर बहुत ही तेज धूप निकली होती है, इसलिए बाहर जाने से पहले अयामू घर पर फोन करता है और हारूना के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जिस पर सराफिम उसको बताते हैं कि हारूना मोस्टर से फाइट करने गई है और साथ में हेल्थ ने कहा है कि अगर तुम्हें टाइम पर पहुंचना है तो तुम अपने अंदर के बैरी एलन को जगाना होगा। ये सुनने के बाद अयामू कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज धूप बहुत ही तेज थी, इसलिए वो चुप करके बिल्डिंग्स के पीछे जा रही होती है ताकि वो धूप उसके ऊपर ना पड़े। और स्कूल के बाहर निकलती एराइल उसको फोन करती है। एराइल अयामू से कहती है कि मुझे एक पैकेज कलेक्ट करवाना है, इसलिए तुम मेरे लिए उसे ले आना। ये सुनने के बाद अयामू उससे पूछता है कि आखिर उस पैकेज के अंदर है क्या, क्योंकि मैं गलती से कोई इलीगल काम नहीं करना चाहता। पर एराइल उसको कहती है कि तुम्हें उस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और अयामू को ये भी कहती है कि हारूना को इस पैकेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देती है। उसके बाद अयामू एक ब्रिज के पास आ जाता है, लेकिन ब्रिज के ऊपर कोई कवर नहीं होता और वहाँ पर सीधी धूप आ रही होती है, इसलिए अयामू पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से ब्रिज को क्रॉस कर सके। लेकिन कुछ ही देर में उसकी बॉडी का मॉइस्चर खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सूखने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा नदी में जंप लगा देता है। दूसरी तरफ हारूना एक हॉर्स मैग्लो से फाइट कर रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और हारूना उसके सामने हार रही होती है। फिर वो हॉर्स मैग्लो अपनी अजीब सी मिस्ट वाली पावर का यूज करता है, जिससे कि हारूना कमजोर पड़ जाती है और उसके बाद हारूना के कपड़े खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अयामू बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर आ जाता है और सीधा उस हॉर्स मॉन्स्टर के बाल को पकड़ लेता है। और हारूना उसको थैंक यू बोलने की वजह उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए। ये सुनने के बाद अयामू उसको कहता है कि अपनी नॉन एग्जिस्टेंस बॉडी को काम करो। लेकिन तभी वो हॉर्स मॉन्स्टर पागल की तरह इधर उधर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से अयामू हवा में उछल कर दूर गिर जाता है। लेकिन उसकी फ्लेक्सेस काफी फास्ट होती है, इसलिए वो दीवार को पुश करता है और सीधा चैंसो की तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद वो उस चैंसो से हॉर्स मैग्लो को अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर रुकता नहीं और दोबारा
दोबारा से आयामो पर अटैक कर देता है। फिर आयामो भी उस मॉन्स्टर को पंचेस मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से धूप निकल आती है और उसकी बॉडी फिर से सूखने लगती है। आयामो समझ जाता है कि इस फाइट को जीतने के लिए उसे अपनी फुल पावर का यूज करना होगा, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हॉर्स मॉन्स्टर उसकी तरफ तेज स्पीड में अटैक करता है और आयामो भी उसके अटैक का सामना डायरेक्टली करता है। लेकिन फाइट के बीच में हारुना जोर से चिल्लाती है और आयामो को पीछे देखने के लिए कहती है, पर आयामो को कुछ भी समझ में नहीं आता। उससे पहले एक जेलीफिश मैग्लो उसके पीछे से आकर उसकी बैक में अटैक कर देता है। उसके बाद वो जेलीफिश मॉन्स्टर आयामो को हाई वोल्टेज शॉक देता है और फिर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है आयामो असल में एक लड़का है तो वो डिस्गस्ट हो जाता है। फिर वो जेलीफिश मैग्लो हारुना को टारगेट करने लगता है और उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर भी मिल जाते हैं जो कि हारुना को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ही बुरी होती जा रही होती है और लग रहा होता है कि अब सब कुछ मुश्किल में फंसने वाले हैं। लेकिन तभी एक रेमन डिलीवरी बॉय जिसका नाम यूकी होता है वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है और आते हुए अपने रेमेन का सूप उन मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि सभी मैग्लो तुरंत ही डिफीट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सराफिम भी आ जाती है और आते अपने थ्रोइंग स्टार से लास्ट जेलीफिश मैग्लो को भी खत्म कर देती है। यूकी सराफिम को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन सराफिम उसके साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कोई चोर हो और वो सीधा उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। और ये देखकर आयामो कंफ्यूज हो जाता है और सराफिम से पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन, जिस पर सराफिम उसको बताती है कि ये यूकी वैम्पायर निंजा है जो कि राइवल फैक्शन से बिलोंग करता है। उसके बाद सराफिम उसको छोड़ देती है और आयामो यूकी का हाथ चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसको धक्का दे देती है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी अचानक से हारुना गुस्सा हो जाती है और आयामो को पुश कर देती है, जिससे कि आयामो सीधा यूकी के ऊपर गिर जाता है और गलती से उसको किस कर लेता है। ये देखकर आयामो तुरंत पीछे हट जाता है और तब उसको पता चलता है कि यूकी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये जानने के बाद आयामो बहुत ही शॉक हो जाता है और तुरंत दूर चला जाता है। लेकिन तभी हारुना उसको पंच मार देती है और उसको पॉवेट कहने लगती है, जबकि गलती असल में उसकी ही होती है। दूसरी तरफ सराफिम भी आयामो को पंच मार देती है क्योंकि आयामो को पीटना उसका फेवरेट काम होता है। इधर आयामो जमीन पर गिरा हुआ होता है और हारुना उसको मारकर काफी अच्छा फील कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यूकी शर्म की वजह से ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे वो वहाँ से गायब ही होना चाहती है। कुछ देर के बाद यूकी आयुमा और सराफिम को अपने फिक्शन के साथ हेडक्वार्टर में लेकर जाती है ताकि उन्हें दिखा सके कि उनका मैग्लो डिफीटिंग सूप कैसे बनता है। वहाँ पहुँचने के बाद यूकी उन्हें रेमन खाने के लिए देती है और आयुमी रेमन को टेस्ट करने के बाद कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ जब नारुतो इस रेमन को टेस्ट करेगा। उसके बाद आयुमी पोर्क की तारीफ करता है, जिसे सुनने के बाद यूकी शर्मा जाती है और अपना पोर्क भी उसको दे देती है और आयुमी से कहती है कि अगर तुम्हें और खाना है तो मैं तुम्हें एक और बाउल को ऑर्डर दे सकते हो। ये सुनने के बाद आयुमी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको खाना बहुत ही पसंद होता है। लेकिन फिर वो यूकी से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने इस मैजिकल सूप को कैसे बनाया है, जिसके बाद यूकी बड़ी खुशी से उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाना शुरू करती है। लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है तब आयुमी पहले से भी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर यूकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आयुमी को बताती है कि अगर फ्यूचर में कभी मैग्लो आउटब्रेक हुआ तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल मशीन भी बनाई है जो कि पूरी सिटी में रेमन सूप की बारिश कर देगी। ये सुनने के बाद सराफिम कहती है कि पूरी सिटी को सूप में डुबाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ वरना मैं भी तुम लोगों की स्टूपिडिटी से इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही सराफिम वहाँ से जाने लगती है तभी यूकी उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे फैक्शन को ज्वाइन करना पसंद करोगे, और सराफिम बिना सोचे तुरंत मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर आयुमी भी सराफिम से कहती है कि मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लेकिन आयुमी की बात सुनने के बाद यूकी अचानक से गुस्सा हो जाती है और सीधा उसको बाहर निकाल देती है। उसके बाद घर जाते वक्त सराफिम आयुमी को बताती है कि यूकी इसलिए गुस्सा हुई थी क्योंकि तुम उसको वेडिंग नाइट पर अकेला छोड़कर जा रहे थे। ये सुनने के बाद आयुमी को लगता है कि शायद से उसने गलत सुना है, लेकिन सराफिम उसको समझाती है कि उनके वैम्पायर क्लैन में किस को एक मैरिटल एक्शन माना जाता है और क्योंकि आयुमी ने यूकी को किस किया था इसलिए वैम्पायर रूल के हिसाब से वो दोनों प्रैक्टिकली, और क्योंकि आयुमी ने यूकी को किस किया था इसलिए वैम्पायर रूल के हिसाब से वो दोनों प्रैक्टिकली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। ये सुनने के बाद आयुमी उसको समझाने लगता है और वो किस गलती से हुआ था और उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन सराफिम उससे कहती है कि वैम्पायर लॉ में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किससे गलती हुआ है या जानबूझकर। उसके बाद आयुमी सराफिम से मजाक में पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें किस कर दिया तो क्या होगा, जिस पर सराफिम उसको बताती है कि फिर मुझे तुम्हारे लिए अपना प्यार और लॉयल्टी स्वेयर करनी होगी। लेकिन साथ में वो आयुमी को ये भी कहती है कि तुम इतना लंबा जिंदा नहीं रहोगी उस सिचुएशन को देख सको। अगले दिन स्कूल में एक लड़की आयुमी को एरल का पैकेज दे देती है और जब आयुमी उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर से एक चश्मा होता है। आयुमी भी उस चश्मे को पहनने वाला होता है तभी यूकी लंच लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो आयुमी से कहती है कि अपनी वाइफ वाली ड्यूटी पर पूरी कर रही है वो। ये सुनने के बाद आयुमी उससे कहता है कि हमारी ये सो कॉल्ड शादी वैलिड नहीं है, लेकिन यूकी उसको कहती है कि अब तुम इस रिलेशनशिप से बच नहीं सकते। तभी वहाँ पर ओरिटा
ओरिटो आ जाता है और वो यूकी को देखकर उसको टोमारी कहकर बुलाता है। ये सुनने के बाद यूकी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ क्योंकि वो मेरा नाम नहीं है। लेकिन ओरिटो बार बार उसको टोमारी ही कह रहा होता है और इसी बात पर यूकी उसको पीटना शुरू कर देती है। पर उसके बाद भी ओरिटो बोर्ड पर उसका नाम लिख देता है और आयुमी से उसको पढ़ने के लिए कहता है। आयुमी बोर्ड को देखकर कंफर्म करता है कि ओरिटो सही कह रहा है, लेकिन यूकी उससे कहती है कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। उसके बाद वो आयुमी को एरेल वाला चश्मा पहना देती है और चश्मा पहनते ही आयुमी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो कोई नॉर्मल ग्लासेस नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन पीपिंग ग्लासेस होते हैं। लेकिन आयुमी भी एक कल्चर्ड आदमी होता है, इसलिए उन ग्लासेस को उतारता नहीं है और स्कूल से घर जाते वक्त भी उनका पूरा मजा ले रहा होता है। लेकिन तभी कुछ बच्चे खाते हुए गलती से आयुमी के फेस पर टॉय मार देते हैं जिससे कि उसका चश्मा हवा में ही उड़ जाता है। ये देखकर आयुमी तुरंत उस चश्मे के पीछे भागने लगता है और जैसे ही उसे पकड़ता है तभी एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देता है जिससे कि वो सीधा रोड के साइड में जा गिरता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि चश्मा बिल्कुल सेफ रहता है और उसको कोई डैमेज नहीं होता। पर आयुमी की खुशी तुरंत शर्म में बदल जाती है क्योंकि तभी सराफिम वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ से वो ग्लासेस ले लेती है। पर सराफिम उसको बताती कि ये ग्लासेस असल में उसके लिए थे न कि एराल के लिए और वो आयुमी को गंदा आदमी कहकर डांटने लगती है कि तुमने इन ग्लासेस का यूज अपनी ड्यूटी ड्रेसेस पूरी करने के लिए किए जिसके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं जानते थे। दूसरी तरफ अगले दिन हारूना एक ड्रीम देखकर जाग रही होती है जहाँ पर अपने मैजिकल गारमेंट गर्ल वाले आउटफिट में आयुमी के साथ खड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और वो खुद को कवर करने की कोशिश करती है और आयुमू उससे कहता है कि तुम मुझसे अपनी बॉडी को मत छुपाओ। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद आयुमू हारूना को किस भी कर लेता है और हारूना भी उसको मना नहीं करती। लेकिन अगले मोमेंट हारूना जोर से चीखते हुए नींद से उठ जाती है और उसकी सांस इतनी तेज चल रही होती है जैसे उसने अभी अभी बहुत ही हार्ड वर्कआउट किया हो। दूसरी तरफ आयुमू अपने रूम में आराम से सो रहा होता है, लेकिन जिस तरीके से वो पिलो को पकड़कर प्यार से टच कर रहा होता है उससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई अच्छा सपना नहीं देख रहा था जो पब्लिक में बताया जा सके। लेकिन बेचारे आयुमू का ड्रीम ज्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि तभी हारूना उसके रूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाती है और आते ही आयुमू को पीटना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपने डर्टी ड्रीम के लिए उसको ही ब्लेम कर रही होती है। कुछ देर के बाद आयुमू लिविंग रूम में सराफिम और हेल साइद के साथ बैठा होता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए सिंपैथी फील नहीं कर रहा होता है और सराफिम तो उससे सीधा कहती है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल वही है जो तुम डिजर्व करते थे। इधर दूसरी तरफ हारूना आयुमू का लंच पैक कर रही होती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी पूरा खत्म नहीं होता। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि उसका वो ड्रीम इसलिए आया क्योंकि वो आयुमू और यूकी के किस से जेलस थी, लेकिन फिर भी वो सारी गलती आयुमू के ऊपर ही डालने वाली होती है। कुछ घंटों के बाद लंच ब्रेक का टाइम आ जाता है। जब आयुमू अपने लंच बॉक्स को खोलता है तो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि हारूना ने उसके लिए सीवीड स्ट्रिप बनाई होती है और यूटो भी लंच का मेन्यू देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे खाना शुरू कर देता है और खाते खाते वो कहता है कि मेरे मुंह के अंदर तो पार्टी चल रही है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था उनके क्लासमेट भी तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और इसी तरीके से आयुमू एक बार फिर से अपना लंच खो देता है, लेकिन इस बार भी उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उनकी नेक्स्ट क्लास फिजिकल एजुकेशन की होती है, लेकिन आयुमू उस क्लास को स्किप कर देता है क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसके ऊपर धूप ना पड़े। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स लोकर रूम में चले जाते हैं और गर्ल्स लोकर रूम में यूकी गलती से आयुमू की क्लासमेट्स की बातें सुन लेती है। उसके बाद वो थोड़ी सी नर्वस होकर उन लड़कियों से पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों से आयुमू के बारे में बात कर सकती हूँ, और वो सब भी मान जाती हैं क्योंकि उन्हें भी क्यूरियोसिटी होती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों लड़कियां बर्गर शॉप में जाती है जहाँ पर आयुमू की क्लासमेट भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है जब यूकी उन्हें बताती है कि उसे आयुमू से प्यार करने में उनकी हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद कोनामी उससे पूछती है कि आखिर कोई भी समझदार लड़की आयुमू जैसे फर्स्ट क्लास लूजर के साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहेगी, लेकिन यूकी उसको बताती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर वो बिना ज्यादा डिटेल रिवील किए उन्हें पूरा सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है और साथ में ये भी कहती है कि आयुमू से प्यार करना उसके लिए एक लौता रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूकी को आज तक किसी पर भी क्रश नहीं हुआ था, इसलिए उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आयुमू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तभी कोनामी उसको एडवाइस देती है कि हम उसके लिए कुकिंग करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद यूकी अपनी इमेजिनेशन में खुद को सिर्फ एक अप्रोन पहने हुए देखने लगती है और अपने आप को एक हार्ड वर्किंग वाइफ की तरह इमेजिन कर रही होती है। ये इमेजिन करते ही यूकी तुरंत अपने फैंटेसी से बाहर आ जाती है और इतनी ज्यादा क्रिंज फील करने लगती है कि ऑलमोस्ट पागल होने वाली होती है। तभी बर्गर शॉप का एक स्टाफ मेंबर उसको चुप रहने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद कोनामी यूकी को समझाती है कि जब मैंने कुकिंग करने को कहा था तो मेरा मतलब था कि तुम आयुमू के लिए रोज लंच बनाओ। ये सुनने के बाद यूकी को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन तभी कोनामी उसकी बात को काट देती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि खुद पर भी काम करना होगा। वो यूकी को समझाती है कि अगर तुम ऐसे ही लड़कों की तरह बिहेव करती रहोगी तो तुम हमेशा ब्रोंज में ही रहोगी, क्योंकि सब लोगों का मानना है कि आयुमू को ग्रिली टाइप लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा फेमिनिन बिहेव करना चाहिए। ये सुनने के बाद यूकी को डाउट होता है कि
क्या वो सच में ऐसा कर पाएगी, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगी। अगले दिन यूकी आयुमी के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ लंच लेकर आती है और इस बार वो बहुत ही शांति से और शर्माते हुए आयुमी से बात कर रही होती है, लेकिन आयुमी इतना क्लूलेस होता है कि उसको यूकी के बिहेवियर में कोई डिफरेंस समझ नहीं आता। वो तो सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड होता है और लंच को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि ये कितना टेस्टी लग रहा है। आयुमी की तारीफ को सुनकर यूकी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो फूडी ओरिटो सबसे पहले उस लंच को टेस्ट करने की कोशिश करता है। ये देखते यूकी तुरंत उसका हाथ हटा देती है और लंच बॉक्स को अपने पास खींच लेती है और ओरिटो से कहती है कि तुम्हें इस खाने को खाने की परमिशन नहीं है क्योंकि मैंने स्पेशली आयुमी के लिए बनाया है। उसके बाद यूकी लंच बॉक्स को वापस से टेबल पर रखती है और आयुमी से कुछ सेकंड्स वेट करने के लिए कहती है। फिर वो लंच के ऊपर केचप और अलग अलग सॉसेस डालना शुरू कर देती है। ये देखकर ओरिटो की भूख ही मर जाती है, लेकिन आयुमी के पास उस खाने को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। स्कूल खत्म होने के बाद यूकी आयुमी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों साथ में घर जा सकते हैं। आयुमी को उसकी ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और चलते वक्त यूकी बार बार सोच रही होती है कि कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए वो आयुमी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर लास्ट मोमेंट पर वो डर जाती है और अपने हाथ वापस खींच लेती है। तभी अचानक आयुमी उससे पूछता है कि आखिर वैम्पायर निंजा किस तरह के घर में रहते हैं। ये सुनने के बाद यूकी तुरंत उसको कहती है कि पब्लिक में किसी से बात मत करो, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि वो काफी जोर से बोल रही है, इसलिए आयुमी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और ये देखकर रास्ते से जाने वाले लोग उन्हें शेमलेस कपल समझने लगते हैं, जिसकी वजह से आयुमी और यूकी दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद जब वो फिर से चलना शुरू करते हैं तो आयुमी यूकी को वार्निंग देता है कि मुझे अपना हस्बैंड कहना बंद करो, लेकिन यूकी उससे कहती है कि अब तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। कुछ देर के बाद वो दोनों उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से उनके घर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आयुमी यूकी से कहता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स बनकर ही रह सकते हैं। ये सुनने के बाद यूकी उसकी बात को तुरंत रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी रिलेशनशिप होगा वो लवर्स वाला ही होगा। यूकी की ये बात इतनी जोर से होती है कि आसपास के सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से आयुमी एम्बेरस हो जाता है और यूकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर स्पीकर लगा हुआ है। फिर दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हारूना आ जाती है और आती वो आयुमी को किक कर देती है। ये देखकर आयुमी उससे पूछता है कि अब मैंने क्या किया, जिस पर हारूना उसको कहती है कि तुम्हारा फेस देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है, जबकि असल में वो आयुमी को लेने के लिए वहाँ पर आई होती है। आयुमी को हारूना की आदत पता होती है, इसलिए उसको इस बात पर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। उसके बाद आयुमी हारूना से पूछता है कि क्या तुम कहीं पर घूमने चलना चाहती हो। ये सुनती हारूना का मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, लेकिन तभी यूकी कहती है कि अगर तुम लोग जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो। आयुमी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि अगर सराफिम और हेल्थ साइड भी साथ चलते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। ये सुनने के बाद हारूना को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और सब लोग मिलकर अपने नेक्स्ट हॉलीडे का प्लान बना लेते हैं। फिर जब छुट्टी वाला दिन आता है तो आयुमी और सभी लड़कियां मॉल में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हैंग आउट का मतलब शॉपिंग करना होता है। लेकिन बेचारा आयुमी पूरा टाइम उनके लिए पैसे स्पेंड कर रहा होता है। वो उससे नए नए कपड़े बाय करवाती है, शॉपिंग बैग्स उठवाती है, लंच करवाती है और आर्केड में भी उससे पैसे यूज करवा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हारूना पूरा टाइम जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि उसका यूकी का आयुमी के इतना क्लोज रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। इसलिए बाद में जब सब लोग फेरिस व्हील्स में बैठे होते हैं तब हारूना यूकी से कहती है कि तुम कितनी स्टूपिड हो जो सिर्फ एक किस की वजह से खुद को मैरिड समझ रही हो। लेकिन सराफिम यूकी की साइड लेती है और कहती है कि उनके क्लैन में ये उनकी ट्रेडिशन है। फिर हारूना उन्हें याद दिलाती है कि उनका भी आयुमी के साथ किस हो चुका है, लेकिन सराफिम उसको कहती है कि तुम्हारा वाला काउंट नहीं होता। राइड खत्म होने के बाद हारूना वेंडिंग मशीन के पास आयुमी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे किस करो, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ साइज क्ला मशीन से जीते हुए प्लसेस के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक किंग ऑफ द नाइट दूसरी बॉडी में उनके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ वेंडिंग मशीन के पास आयुमी हारूना को किस करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से हारूना गुस्सा हो जाती है और उसको बुरी तरीके से पीट देती है। कुछ देर के बाद जब वो दोनों वापिस से दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेल्थ साइज वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर आयुमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इस वक्त हेल्थ साइज एक बिल्डिंग की रूफ टॉप पर किंग ऑफ द नाइट के सामने खड़ी है। किंग ऑफ द नाइट उससे कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, लेकिन हेल्थ साइज उसकी फीलिंग शेयर नहीं करती और तुरंत अपना वेपन समन करके उस पर अटैक कर देती है। पर हैरानी की बात ये होती है कि किंग ऑफ द नाइट उस अटैक से बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। जब हेल्थ साइड का ब्लड किंग ऑफ द नाइट की बॉडी में घुस जाता है तो वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, और फिर वो हेल्थ साइड से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो। दूसरी तरफ पार्क में सराफिम ये गैस कर रही होती है कि शायद से हेल्थ साइड को उसके सुपीरियर ने किडनैप कर लिया होगा, क्योंकि हेल्थ साइड को असासिनेट करना ही उसकी असली मिशन था। ये सच जानने के बाद आयुमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस सराफिम को पकड़कर उससे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है, लेकिन सराफिम इतनी ज्यादा असेम्प्ट
फील कर रही होती है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ रूफ टॉप पर हेलसाइड किंग ऑफ द नाइट से पूछती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ क्या उसके लिए तुम मुझे ब्लेम करते हो, लेकिन किंग ऑफ द नाइट उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। फिर वो उसको बताता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से पहले की तरह हो जाएं। लेकिन हेलसाइड उसको कहती है कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज भी तुम्हें 7th एवियस को मारने के लिए माफ नहीं कर पाई हूँ। फिर हमें पता चलता है कि जब हेलसाइड को उसकी क्राइम के बारे में पता चला था तब उसने अपनी पावर का यूज करके किंग ऑफ द नाइट को डिसअपियर होने का ऑर्डर दिया था, और क्योंकि उसकी पावर इरिवर्सिबल थी इसलिए हेलसाइड को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं था और वो फिर से वापस आ गया है। उसके बाद हेलसाइड उससे पूछती है कि आखिर तुम सच में चाहते क्या हो, क्योंकि उसको पता होता है कि किंग ऑफ द नाइट सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन के लिए ही नहीं आया है, लेकिन उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। और फिर वो हेलसाइड से कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारे जैसे बोरिंग लड़की भी दोस्त बना सकती है और उसके साथ एंजॉय कर सकती है। इतना कहने के बाद वो टावर वीवर में कॉइन डाल देता है और नीचे आयोमू और दूसरों को देखने लगता है। दूसरी तरफ सब लोग भी अभी सराफिम के एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे होते हैं। तब जाकर सराफिम फाइनली सच बताने का डिसाइड करती है। वो सबको बताते हैं कि उसके सुपीरियर को लगता है कि सारे मैग्लो अटैक के पीछे हेलसाइड की पावर का हाथ है। ये सुनने के बाद आयोमू तुरंत कहता है कि तुम्हारे सुपीरियर बिल्कुल स्टूपिड है। सराफिम भी उसकी बात से एग्री करती है, लेकिन वो कहती है कि एक निंजा होने के नाते मुझे अपने ऑर्डर को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये बात को सुनकर आयोमू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सराफिम से पूछता है कि क्या तुम एक ब्रेनलेस पपेट हो जो कि बिना किसी ऑर्डर के खुद से ही सोच नहीं सकती। लेकिन सराफिम उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए वो वहाँ से जाकर हेलसाइड को ढूंढने लगती है, पर आयोमू उसको जाने नहीं देता और उसको रोक लेता है। फिर वो सराफिम से पूछता है कि तुम अपने सुपीरियर की बात को इग्नोर करके वही क्यों करती हो जो कि तुम्हें सही लगता है। लेकिन एक बार फिर सराफिम उससे कहती है कि तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये एक निंजा वाली बात है, और यूकी भी सराफिम की साइड लेने लगती है। ये देखकर आयामू समझ जाता है कि आर्गुमेंट से उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इमोशनल रूट का सहारा लेने का डिसाइड करता है। वो सराफिम से पूछता है कि क्या तुम्हारे मिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हेलसाइड की लाइफ नहीं है। ये सुनने के बाद सराफिम गुस्से में उससे कहती है कि मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करो। लेकिन अब आयुमी भी पूरा गुस्सा हो चुका होता है और वो सराफिम से चिल्लाकर कहता है कि बस मेरे क्वेश्चन का जवाब दो क्योंकि मैंने कोई मुश्किल बात नहीं पूछी है। जब आयुमू बार बार सराफिम पर प्रेशर डालने लगता है तो आखिर में वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं कभी भी हेलसाइड को हर्ट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद आयुमू थोड़ा सा शांत हो जाता है और पीछे हट जाता है। तभी हारूना दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग फालतू में आर्ग्यू करके इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद हारूना और यूकी दोनों हेलसाइड को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर सराफिम यूकी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी की वजह से उसको समझ में आया कि अगर अथॉरिटीज गलत हो तो उनके अगेंस्ट जाना भी सही नहीं होता। दूसरी तरफ रूफटॉप पर किंग ऑफ द नाइट वीवर से हटकर हेलसाइड से कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त कितने डिस्परेटली तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शुरू में हेलसाइड उसकी बात मानने के मूड में नहीं होती, लेकिन किंग ऑफ द नाइट अपनी बातों से उसको कन्विंस कर लेता है और फिर हेलसाइड नीचे सभी को देखने लगती है। तब किंग ऑफ द नाइट उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात मानने से मना किया तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, और अपनी बात को सीरियस प्रूफ करने के लिए वो स्नैप करता है, जिसके तुरंत बाद फेरिसिस विल्स अपनी जगह से निकलकर नीचे गिरने लगता है और वो मुश्किल से आयामू को मिस कर देता है। ये देखकर हेलसाइड बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर किंग ऑफ द नाइट इस सिचुएशन को पूरा फायदा उठाता है और कहता है कि अभी इससे कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है, और अगले मोमेंट आसमान से एक जायंट टॉय डक नीचे गिरने लगता है। जब आयुमू और सभी लड़कियां उसे देखते हैं तो वो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हारूना का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जायंट डक सीधा उसके ऊपर गिर जाता है और उठने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर हेलसाइड किंग ऑफ द नाइट से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हारूना को मत मारो, लेकिन किंग ऑफ द नाइट कसम खाकर कहता है कि इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर हेलसाइड कंफ्यूज हो जाती है। तब किंग ऑफ द नाइट उसको याद दिलाता है कि जब भी तुम्हारी इमोशंस अनस्टेबल होती है तब अजीब अजीब चीजें होने लगती है, और इसी वजह से तुम हमेशा अपनी फीलिंग को दबा कर रखती थी, लेकिन आयुमू और दूसरों से मिलने के बाद तुम बदलना शुरू हो गई और तुम्हारा दिल जो पहले बंद था अब धीरे धीरे खुलने लगा। फिर वो हेलसाइड को डेथ का हार्बिंगर कहकर बुलाता है। ये सुनते ही हेलसाइड होपलेस फील करते हुए घुटनों पर गिर जाती है और किंग ऑफ द नाइट विक्टरसली स्माइल देने लगता है, लेकिन उसका ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि तभी एरेल वहाँ पर आ जाती है और वो किंग ऑफ द नाइट से कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट को हार्म करना बंद करो। दूसरी तरफ पार्क में सराफिम अपनी ब्लास्ट से उस जायंट डक पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक उस डक पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। फिर आयामू भी उस डक को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक भी फेल हो जाता है। आखिर में लास्ट ऑप्शन के तौर पर यूकी उस डक की कोट खींचना शुरू कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद से उससे कुछ हो जाए। इधर आयुमी हारूना को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एरेल अपनी मैजिकल बीस्ट से उस डक को उड़ा देती है, जिसकी वजह से हारूना फाइनली फ्री हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जायंट डक उड़कर सीधा यूकी के ऊपर जा गिरता है, जिसकी वजह से यूकी तुरंत बेहोश हो जाती है, और जब सब लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है। अगले ही मोमेंट वो जायंट डक
ब्लास्ट होकर टुकड़ों में उड़ जाता है और यूकी धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार यूकी नॉर्मल नहीं लग रही होती है। सभी लोग उसको शौक होकर देख रहे होते हैं। तभी यूकी अजीब अजीब शब्द बोलना शुरू कर देती है और उसके पीछे एक स्ट्रेंज सा गुलेम अपीयर हो जाता है। वो गुलेम यूकी की बातों को फॉलो कर रहा होता है, जिसे देखकर उसके सभी दोस्त घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ रूफ टॉप पर एरेल नोटिस करती है कि आयामो के पास उसका चेंसो नहीं है, इसलिए अपनी मैजिक का यूज करके उसका चेंसो आयामो के पास भेज देती है। आयामो को ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि चेंसो अचानक से हवा में कहां से आ गया, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए उसे पकड़ लेता है और तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही मोमेंट वो गुलेम एक पावरफुल ब्लास्ट फायर करता है, जो अगर एरेल बैरियर क्रिएट ना करती तो पूरे सिटी का आधा हिस्सा उड़ा देता। ट्रांसफॉर्म होने के बाद आयोमी सराफिम और हारुना को पीछे रहने के लिए कहता है और फिर बिना चेंसो का यूज किए यूकी की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये देखकर गुलेम तुरंत उसकी थिंग में एक होल कर देता है, लेकिन इतना हट होने के बाद भी आयोमी रुकता नहीं है और धीरे धीरे यूकी की तरफ बढ़ता रहता है जब तक कि उसके पास नहीं पहुंच जाता। उसके पास पहुंचने के बाद आयोमी सबसे पहले नोटिस करता है कि यूकी रो रही होती है और उसकी आंख ब्लैंक होने के बाद भी वो धीरे से आयोमी से हेल्प मांग रही होती है। ये देखकर आयोमी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, लेकिन तभी अचानक गुलेम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सीक्वेंस एक्टिवेट कर देता है, जिससे आयोमी कंफ्यूज हो जाता है। फिर यूकी और जोर से आयोमी को चिल्लाकर कहती है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन आयोमी उसकी बात को नहीं मानता और जबरदस्ती बैरियर के अंदर घुस जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी पर इलेक्ट्रिक करंट अटैक कर रहे होते हैं और फिर भी वो रुकता नहीं और आखिर में जाकर वो यूकी को हक कर लेता है। ये देखकर यूकी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और आयोमी से कहती है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन आयोमी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। आयोमी की ये बात सुनने के बाद यूकी को उनके साथ बताए हुए मोमेंट्स याद आने लगती हैं और जब लगता है कि अब उसने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर ली है, तभी वो गुलेम शट डाउन हो जाता है और वापस से यूकी की बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आयोमी उसको छोड़ता है, यूकी तुरंत उसको पंच मार देती है, क्योंकि आयोमी ने गलती से उसको टामोरी कह दिया था। दूसरी तरफ रूफ टॉप पर एरेल आयोमी की तारीफ कर रही होती है, लेकिन किंग ऑफ द नाइट उससे जलता होता है, इसलिए वो आयोमी पर लाइटनिंग गिरा देता है और हेल्थ साइज से कहता है कि मैं दोबारा से लौट कर आऊंगा ताकि मेरी विश को पूरी हो सके। इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और एरेल भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हेल्थ साइज वापिस से आयोमी और सभी के पास आ जाती है। उसको सिर्फ देखकर सब लोग रिलीफ फील करते हैं। उसके बाद सब लोग साथ में घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद यूकी को गुड बाय बोलने के बाद हेल्थ साइज इशारों में बात करती है और स्टोन पर जाना चाहती है। ये सुनकर आयोमी उसके साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन हेल्थ साइज मना कर देती है। आयोमी उसकी विशेष को एक्सेप्ट करता है और हारुना और सिरफान के साथ घर चला जाता है। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसे हेल्थ साइज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसको अपनी पॉकेट में हेल्थ साइज का नोटपैड मिलता है और उस नोटपैड के अंदर हेल्थ साइज ने एक फेयरवेल लेटर लिखा होता है। हेल्साइड खुद उन सभी बुरी चीजों की जिम्मेदार मानने लगती है जो कि उनके साथ हुई थी और वो कहती है कि शायद से मेरे चले जाने से ही सबकी भलाई है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और आयामो तुरंत उसको ढूंढने के लिए स्टोर की तरफ भागता है, पर तब तक हेल्साइड वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद आयामो उदास होकर घर वापस आता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। तभी हारुना अचानक से उसको लात मार देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी से हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हेल्साइड को वापस लेकर आएंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ मंथ्स बीत जाते हैं और ना तो हेल्साइड का कुछ पता चलता है और ना ही घर वापस आती है वो। एक शाम आयोमो हेल्साइड को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने वाला होता है, तभी उसको हारुना दिखाई देती है जो कि लॉन्ड्री के साथ फाइट कर रही होती है। फिर हारुना को पता चलता है कि आयोमो के शॉट्स ही उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन शॉट्स को आयोमो के मुंह पर फेंक देती है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और आयोमो हारुना को पोटैटोस खिलाने देता है, जिसे खाकर हारुना बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जैसे ही आयोमो भी उसके साथ खाने की कोशिश करता है, तभी उन्हें हॉलवे में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उन्हें सराफिम दिखाई देती है और उसकी हालत देखकर लग रहा होता है कि वो बहुत ही बुरी सिचुएशन से होकर गई है। उसके बाद सराफिम नहा लेती है और अपने वाउंड्स पर बैंडेज लगा देती है। फिर आयामो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर सराफिम बताती है कि वो हेल्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने क्लैन में वापस गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही अटैक कर दिया क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद आयामो उसके लिए बहुत ही बुरा फील करता है, पर सराफिम उससे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर वो मजाक भी करने लगती है, जिससे कि आयामो को लगता है कि वो सच में ठीक है। तभी आयामो सराफिम से पूछता है कि क्या उसको रिहाइड्रेटेड बाथ वाटर पसंद आया, और ये सुनते ही सराफिम एकदम से चुप हो जाती है। फिर वो आयामो से पूछती है कि क्या तुमने मुझे वही पानी का यूज करने के लिए दिया था जिसमें तुम पहले नहा चुके थे। आयामो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसे देखकर सराफिम की आंखें लाल हो जाती है और उसको डराने लगती है। जिसके बाद आयामो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और तभी अचानक से डोरबेल बज जाती है और उसकी जान बच जाती है। फिर हारुना डोर खोलने जाती है और वो बताती है कि मैंने एंटोनियो
एंटोनियो स्पैगेटी ऑर्डर की थी, लेकिन मेरे पास विलोन आ गए। और ये सुनकर आयामो बिल्कुल हैरान नहीं होता, क्योंकि हारूना बहुत सी चीजों में काफी ज्यादा स्टूपिड थी, इसलिए उसने आइटम डिस्क्रिप्शन गलत पढ़ ली होगी। फिर सराफिम वलियोन को देखकर कहती है कि ये काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बाद आयामो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वायलिन बजाने आता है, और सराफिम हाँ कह देती है। फिर वो बताती है कि अपने विलेज में वो एक बैंड का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे सुनने के बाद आयामो उनके लिए कुछ प्ले करने को कहता है। सराफिम तुरंत मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि आयामो उसकी मेलोडियस टोन सुनने लायक नहीं है, लेकिन वो वायलिन की तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाती और फिर उसे बजाना स्टार्ट कर देती है। उसी रात आयामो स्टोर से बाहर बैठकर राइस बॉल खा रहा होता है और हेलसाइड के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसको किंग दिखाई देता है। किंग एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा होता है और जैसी औरत वहाँ से जाती है तो किंग आयामो की तरफ मुड़कर देखने लगता है। आयामो तुरंत उससे पूछता है कि हेलसाइड कहाँ पर है, और किंग उसको बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि हेलसाइड तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड वापस चली गई है। तभी वहाँ पर सराफिम और हारूना आ जाती है, जिसे देखकर आयामो उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से पास मत आना। हारूना को लगता है कि आयामो मजाक कर रहा है, इसलिए वो कंप्लेन करने लगती है, पर सराफिम जैसे ही किंग को देखती है तो उसको पहचान लेती है। फिर किंग उन सभी को एक साथ देखकर डिसाइड करता है कि अब मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर हारूना को गुस्सा आ जाता है और वो किंग से फाइट करने की कोशिश करती है, पर आयामो उससे कहता है कि तुम्हें केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किंग अपनी ब्लैक मिस्ट का यूज करता है और अगले पल आयामो को किसी का पंच लग जाता है। आयामो हैरान हो जाता है, क्योंकि किंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी किंग का दूसरा अटैक आयामो के लेग्स को काट देता है और वो बेहोश होकर सिर्फ देख सकता था, जबकि किंग लड़कियों की तरफ जा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली सराफिम के रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे थे, इसलिए जैसे ही किंग उनके पास आता है तो उसका एक हाथ काट देती है। ये देखकर किंग भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि उस सराफिम की तारीफ करने लगता है। लेकिन अगले सेकंड उस सराफिम को किसी मीट की तरह हवा में लटका देता है और फिर बताता है कि मैं तुम सभी को मारकर हेलसाइड को वापस लेकर आना चाहता हूँ। हारूना उससे कहती है कि तुम कभी भी अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पर किंग उसकी बात सुनकर कहता है कि टफ एक्ट करते हुए तुम काफी क्यूट लग रही हो। इतना कहने के बाद वो हारूना को व्हाइट मिस्ट से कवर कर देता है, पर हारूना फिर भी डरने से मना कर देती है। वो किंग से कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। फिर किंग हारूना पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यूकी और सराफिम क्लैन के मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी काफी टाइम से किंग को ढूंढ रहे होते हैं और अब फाइनली उन्हें किंग मिल गया होता है, तो अब उसको जाने नहीं देना चाहते थे। ये सब देखकर किंग डिसाइड करता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो ये सब डर की वजह से नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा गोल पूरा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर आयामो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने किंग के प्लान्स के बारे में सब कुछ पता किया है। उसके बाद किंग वहाँ से गायब हो जाता है और बाकी वैम्पायर्स उसके पीछे भागने लगते हैं, जबकि उनकी लीडर सरा, यूकी और बाकी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। और इधर यूकी आयामो के लेग्स को वापस से अटैच करने में हेल्प कर रही होती है। दूसरी तरफ सराफिम सरा से बात करने की कोशिश करती है, पर सरा उसको बहुत ही रूडली जवाब दे देती है। ये देखकर आयामो यूकी से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने इनके साथ टीम अप क्यों किया, जिस पर यूकी बताती कि यही सबसे बेटर ऑप्शन था, क्योंकि अब हम सबका एनिमी एक ही है। यूकी जैसी आयामो के लेग्स को वापस से जोड़ना फिनिश करती है, उसके बाद वो किंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी आयामो को पता चलता है कि उसके लेग उल्टे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसको तुरंत फिक्स करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हारूना उसको घसीट कर घर वापस ले जाने लगती है। रास्ते में सराफिम उनसे कहती है कि मैं हेलसाइड को ढूंढना कंटिन्यू करूंगी, जिसके बाद हारूना उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। अगले दिन अचानक से यूकी आयामो को कॉल करती है और उसको वो एड्रेस बताती है जहाँ पर हेलसाइड रह रही होती है। फिर वो आयामो से रिक्वेस्ट करती है कि वैम्पायर अलायंस से पहले तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सुनकर आयामो उसको थैंक यू बोलता है और हारूना को गुड न्यूज देने के लिए नीचे बुलाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हेलसाइड उनके गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी। तभी उसी वक्त सराफिम भी वापस से आ जाती है और जैसे ही हेलसाइड को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो हेलसाइड की तारीफ करने लगती है, लेकिन अचानक किंग कहीं से आ जाता है और सराफिम को स्टैब कर देता है। उसके बाद किंग हेलसाइड को अपने साथ चलने के लिए कहता है और हेलसाइड भी उसका ऑब्सेस नहीं करती, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो अपना थोड़ा सा ब्लड सराफिम के मुंह में डाल देती है ताकि उसकी हीलिंग हो सके। कुछ देर के बाद सराफिम घर के अंदर होश में आती है और उठने की कोशिश करती है, पर आयामो उसको उठने नहीं देता। तभी सराफिम उसको बताती है कि हेलसाइड घर के बाहर आई थी, और जैसे ही वो बताती कि उसको किंग ने स्टैब किया था, आयामो तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। हारूना भी उसके पीछे भागने लगती है और कुछ मिनट के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस यूकी ने दिया था। सरप्राइजली किंग उसका वेलकम करता है और उन्हें लंच भी सर्व करता है। हारूना तो खुशी खुशी खाना खाने लगती है, लेकिन आयामो किंग के सामने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। पर आयामो किंग से कहता है कि हेलसाइड को हमें वापस दे दो, पर किंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और इमोरटली कितनी बोरिंग होती है उसके बारे में बात करने लगता है। तभी अचानक डोर स्लैश होकर खुल जाता है
और सराह वहाँ पर आकर किंग से सरेंडर करने को कहती है। ये सब देखकर किंग को लगता है कि उसकी डिनर पार्टी खराब हो गई। फिर वो हारूना के हेड पर एक बॉम्ब लगा देता है और हेलसाइड को लेकर विंडो से बाहर जंप कर जाता है। आयामू उनके पीछे जाने की कोशिश करता है और एक मोमेंट के लिए हेलसाइड भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर वो खुद को रोक लेती है और किंग को उसको वहाँ से जाने देती है। सराह तुरंत अपने लोगों को किंग को ढूंढने का ऑर्डर देती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन यूकी बॉम्ब को हैंडल करने के लिए वहीं पर रुक जाती है और जैसे ही हारूना के पास जाती है तो बॉम्ब उसके हेड पर ही चिपक जाता है। ये देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद बॉम्ब फिर से हारूना के हेड पर वापस आ जाता है। उसके बाद आयामो सजेस्ट करता है कि हमें इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हारूना बॉम्ब को यूकी के हेड पर चिपका देती है और दोनों गसिंग गेम खेलने लगते हैं। आयामो उन्हें रोक पाता उससे पहले हारूना ग्रीन वायर को काट देती है और सरप्राइजली बॉम्ब का टाइमर रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगले सेकंड बॉम्ब का टाइमर और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब आयामो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बॉम्ब को अपने पास ले लेता है। लड़कियां उससे कहती है कि तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पर आयामो उन्हें याद दिलाता है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। इतना कहने के बाद वो विंडो से बाहर जंप कर देता है और आसमान में बहुत ही ऊपर तक उछल जाता है। लेकिन जब वो नीचे गिरने लगता है तब वो सोचता है कि आखिर हेलसाइड ने मेरा हाथ लास्ट मोमेंट पर क्यों छोड़ दिया था। पर आयामो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हारूना, सराफिम और यूकी आयामो के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं जो कि हर जगह पर बिखर गए थे। उसके बाद वो सभी बॉडी पार्ट्स को घर लेकर आते हैं और आयामो की बॉडी इजिली वापस जुड़ जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आयामो होश में नहीं आता। फिर हारूना स्लीपिंग ब्यूटी की तरह उसको किस करके जगाने की कोशिश करती है, पर यूकी उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे आदमी को टच नहीं कर सकती। जिसके बाद दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी सराफिम उनसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो आयामो के मुंह में एक पिल को डाल देती है और बताती है कि ये रिवाइवल मेडिसिन है। लेकिन जैसे ही आयामो की बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगती है तब सराफिम को समझ में आता है कि उसने गलती से पॉइजन वाली पिल दे दी है। कई आवर्स बीत जाते हैं लेकिन फिर भी आयामो उठता नहीं है, जिसे देखकर हारूना को टेंशन होने लगती है कि शायद से उसके साथ कुछ गलत हो गया है। तभी सराफिम कहते हैं कि हेलसाइड के साथ जो हुआ उसकी वजह से शायद आयामो खुद ही उठना नहीं चाहता, और असल में ऐसा ही था क्योंकि आयामो को लगने लगा था कि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। फिर हमें आयामो का माइंड दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेला घूम रहा होता है। तभी हारूना, यूकी और सराफिम उसके सामने आती है और सभी उससे कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे आयामो का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। उसके बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाती है और आयामो कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में एराइल हारूना से मिलने के लिए आई होती है क्योंकि हारूना ने उसको हेल्प के लिए बुलाया था। हारूना एराइल से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयामो आखिर उठ क्यों नहीं रहा है, इसलिए प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। जिस पर एराइल उससे कहती है कि ये पहली बार है जब तुम अपनी सेल्फिश लाइफ में किसी दूसरे इंसान की इतनी केयर कर रही हो। फिर वो कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारी मुलाकात आयामो से हुई और सिर्फ तुम ही उसको बचा सकती हो। हारूना एराइल से पूछने वाली होती है कि आपका मतलब क्या है। तभी एराइल मैजिक का यूज करके उसको सुला देती है और चुपचाप उसको गुड लक विश करती है। उसी वक्त आयामो ये सोच रहा होता है कि अब मुझे हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। तभी उसके सामने हारूना की फेक इमेज अपीयर हो जाती है और वो सब उसको ऐसा करने के लिए इनकरेज करने लगते हैं। वो आयामो से कहते हैं कि किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है और अगर तुम गायब हो जाओगे तो सबकी लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। आयामो पहले से ही डाउट में होता है, इसलिए उनकी बातों को आसानी से मान लेता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन तभी असली हारूना किसी रॉकेट की तरह स्पेस में क्रैश लैंड करती है और आते ही उन सभी की फेक हारूना को पीटना स्टार्ट कर देती है। फिर वो आयामो से कहती है कि तुम कितने पैथेटिक इडियट हो जो कि इतनी झूठी बातों पर भी बिलीव कर रही हो। फिर वो आयामो से कहती है कि तुम कितने पैथेटिक इडियट हो जो कि इन झूठी बातों पर भी बिलीव कर रहे हो। उसके बाद हारूना सभी फेक इमेजेस को खत्म कर देती है और फिर आयामो को भी पीटना स्टार्ट कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी इस ड्रेसिंग स्टेट से बाहर निकलना होगा। आयामो उससे आर्ग्यू करने लगता है और कहता है कि स्टोरी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हारूना उसको बताती है कि तुम ही स्टोरी की मेन पायलट हो। लेकिन हारूना उसको बताती है कि तुम ही स्टोरी की मेन प्लॉट हो और अगर तुम हेलसाइड को दोबारा से देखना चाहते हो तो तुम्हें उठना होगा। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में।